निर्देशक नान जियान ने अवचेतन रूप से झांग हान का हाथ पकड़ लिया। निर्देशक यहाँ किसी को लेकर आए। हालांकि वे हथियारबंद नहीं थे, जियान निर्देशक नान और पीछे बैठे उनके कुछ घबराए हुए लोगों को देख सकता था कि वे बुरे इरादे से आ रहे थे। निर्देशक नान ने झांग हान को देखा, फिर जियान और मिंगमैन को। वह झिझक रहा था। अंत में उसने पीछे बैठे एक दर्जन लोगों की ओर धीरे से अपना दाहिना हाथ लहराया। उन लोगों ने जो हाथ उनकी कमर पर दबाए थे वे धीरे धीरे छूट गए। साथ ही उन्होंने राहत की सांस ली और उनमें से कुछ लोग अपना ठंडा पसीना भी पोंछने लगे। वे जानते थे कि उनके सामने सुंदर आदमी कितना भयंकर था। हालांकि उसने एक खूबसूरत लड़की का छोटा हाथ पकड़ रखा था और वह मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित लग रहा था। यहाँ तक कि स्थानीय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक की भी उसने हत्या कर दी और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी बिना किसी नेता के रह गई। वे ही इससे निपटने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें कितना साहस चाहिए था। दरअसल डायरेक्टर नान समेत ये सभी पुलिस अधिकारी चुपचाप अपने मुखिया के आदेश की शिकायत कर रहे थे। कमांडर गु के आदेश के कारण उनके पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मामले में निदेशक नान ने अपने हथियार नहीं निकालने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करना बेकार होगा। उसे इस तथ्य का पता उसी समय चला जब उसने झांग हान को लिफ्ट से बाहर निकलते देखा। उसके बाद वह सोच रहा था कि इसे कैसे कहा जाए। इस समय रोंगयोंग ने उनका स्वागत किया, जो बहुत उत्साहित थे। कौन है ये? निर्देशक नान ने अपनी निगाहें पीछे हटा लीं और रोंगयोंग की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। तुम कौन हो? कुआं। रोंगयोंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी और निर्देशक नान को एक विनम्र मुस्कान दी। उन्होंने सिर हिलाया। मैं रोंग हूँ, दक्षिणी जिले में यिलिन कार्यालय में कार्यरत हूँ। अच्छा ऐसा है। निर्देशक नान का चेहरा थोड़ा उदासीन हो गया। दक्षिण जिले में यिलिन कार्यालय में मुख्य कार्यकारी निदेशक मा थे। हालांकि वे दोनों निदेशक कहलाते थे, फिर भी वे अलग अलग मामलों के प्रभारी थे। वास्तविक शक्ति नामक एक चीज थी और उनके बीच वास्तविक शक्ति का अंतर कल्पना से परे था। उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी एक कार्यालय का आदमी था जिसका सर्वोच्च पद सिर्फ एक अनुभाग प्रमुख था। इस समय वह निर्देशक नान की कोई दिलचस्पी नहीं जगा सके। निर्देशक नान भी अब बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास और भी महत्वपूर्ण कार्य थे। तो उसने फिर से झांग हान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मिस्टर झांग, मुझे लगता है कि आप मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं। कृपया हमारे काम में सहयोग करें और हमारे साथ आएं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोंगयोंग स्तब्ध रह गया। हे भगवान, निर्देशक नान हान के लिए यहाँ हैं। वह लिनहाई शहर के सामान्य सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक हैं, जो जीवन और मृत्यु की शक्ति के प्रभारी हैं। इसके अलावा वह लिनहाई अधिकारियों के मुख्य सदस्यों में से एक हैं और जब रोंगयोंग को पदोन्नत नहीं किया गया था तो उनसे मिलना भी आसान नहीं था। वह कितना शक्तिशाली है। क्या वह यहाँ सिर्फ हान के लिए है? क्यों? रोंगयोंग चौंक गया और उसने तुरंत अनुमान लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस समय केवल दो संभावनाएं थीं। एक तो ये कि हान का रुतबा ऊंचा है, दूसरा ये कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है। उसने धीरे से झांग हान की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सी अधीर थी। यहाँ तक कि रोंग शेंग और उनकी पत्नी जिया वेई भी भ्रमित थे। क्या चल रहा है? लिनहाई के मूल निवासियों के रूप में वे निर्देशक नान की शक्ति से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए उन्हें थोड़ा घबराहट महसूस हुई। वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन ने एक दूसरे की ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि जब हान यान को लेने गया तो कुछ हो गया। वांग मिंग को पता था कि झांग हान अपनी मर्जी का आदमी था और अपने परिवार और दोस्तों के प्रति उसका रवैया दूसरों से काफी अलग था। अपने शत्रु का सामना करते समय उसे निर्दयी झांग कहा जाता था। कोई तो उसका दुश्मन हो गया होगा। अफसोस, वांग मिंग ने मन ही मनाह भरी। जैसा कि वह कल्पना कर सकता था, उन लोगों का भाग्य दयनीय होना चाहिए। इस समय सभी लोगों की निगाहें झांग हान पर जमा हो गईं। यहाँ तक कि मिंग मैंग ने भी हैरानी से अपना सिर उठाया। उसका छोटा शरीर झांग हान के दाहिने पैर के करीब था और उसके छोटे हाथ ने झांग हान के बड़े हाथ को कसकर पकड़ रखा था। निर्देशक नान। झांग हान ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। अभी मेरे पास समय नहीं है। कृपया पहले वापस जाएं। आप बाद में मेरे पास वापस आ सकते हैं। झांग हान का जवाब बहुत शांत था और यहाँ तक कि निर्देशक नान को यह भ्रम हो गया, उनकी ताकत हमारी जितनी अच्छी नहीं है। निर्देशक नान ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांति से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मिस्टर झांग, तुम्हें अब हमारे साथ आना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे नहीं पता कि क्या आप स्पष्ट हैं कि कुछ शहरों में कुछ रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसके पास महाशक्तियां हैं। वे हुआ राष्ट्र के संरक्षक हैं। ऐसा होता है कि लिनहाई एक ऐसा शहर है। अब मिस्टर झांग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसके बारे में शांति से सोचें और मेरे साथ चलने की पहल करें। नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे और वे एक जैसे नहीं हैं। निर्देशक नान को कुछ पता था। मार्शल आर्ट ने शहर में शायद ही कभी परेशानी क्यों पैदा की। जब कोई लड़ाई होती थी तो शक्तिशाली स्वामी भी दुर्लभ मानवीय निशान वाले कुछ स्थानों को चुनते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई शहरों में ऐसे लोग थे जिन्हें रक्षक या संरक्षक कहा जाता था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय के शीर्ष पर रहस्यमय लोगों का एक समूह थे। इसलिए निर्देशक नान को अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था। जियान उनके बारे में चिंतित नहीं था, लेकिन मिंग मैंग घबराई हुई थी। उसने चमकती आंखों से दाएं बाएं देखा और अंत में थोड़ा गलत महसूस करते हुए कहा, अंकल पुलिस, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, बुरे आदमी नहीं हैं। आप उसे दूर नहीं ले जा सकते। जब वह बात कर रही थी, मिंग मैंग की आंखों में पानी आ गया। इसमें देखा जा सकता है कि अगर डायरेक्टर ज्यादा कहते रहे तो वह रोने लगती थी। ये देखकर झांग हान जल्दी से नीचे बैठ गया और मिंग मैंग को उठा लिया। साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे यहाँ मुझसे कुछ पूछने आए थे और यह मेरा काम है। लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मिंग मैंग के साथ जाऊंगा। इस तरह बात करते समय झांग हान ने मिंग मैंग के छोटे सिर को छुआ। मिंग मैंग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन क्योंकि उसे झांग हान ने पकड़ रखा था, उसने अपनी पीठ उन लोगों की ओर कर ली और उनके भाव नहीं देख सकी। लेकिन जैसे ही झांग हान ने यह कहा, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। झांग हान ने निर्देशक नान की ओर अपनी निगाहें घुमाई और शांति से कहा, मैंने कहा था कि मेरे पास अब समय नहीं है। अब मेरे धैर्य को चुनौती मत दो। मैं तुम्हें जाने के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा, अन्यथा मुझे तुम्हें तुम्हारे निदेशक गु से मिलने के लिए भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे निर्देशक गु से मिलने के लिए भेज रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह मर चुका है। हिस। एक पल के लिए निर्देशक नान का चेहरा बदल गया। उनके पीछे एक दर्जन अधिकारी एक साथ पीछे हट गए।
वे चुपचाप 10 सेकंड गिन रहे थे। सामने बैठे रोंग योंग, रोंग शिंग और जिया वेई भी थोड़े भ्रमित हो गए। क्या चल रहा है? हान निर्देशक नान के प्रति इतने असभ्य क्यों हैं? वे हान से क्यों डरते हैं? निदेशक नान सहित अधिकांश लोग मृत्यु से डरते थे। इस समय वह वास्तव में घबरा गया था, क्योंकि उसने झांग हान की आंखों में जो देखा वह उदासीनता थी, वह उदासीनता जो उसने मानव जीवन को सरसों की तरह देखा था। मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने उल्टी गिनती की, निर्देशक नान को चिंता महसूस हुई। केवल 3 सेकंड के बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना उसके गालों पर बह गया। रोंग योंग आश्चर्यचकित था। ऐसा कैसे हो सकता है? आमतौर पर डायरेक्टर नान को देखकर लोगों के पसीने छूट जाएंगे। अब डायरेक्टर नान खुद पसीना बहा रहे हैं। क्या इसकी वजह उनकी किडनी की कमी है? 3 सेकंड बचे हैं। निर्देशक नान को अचानक खतरे का एहसास हुआ। जब वह बोलने ही वाला था, उधर से गरिमा और असंतोष की कर्कश आवाज आई। निर्देशक नान, आप यहाँ क्यों हैं? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हंसना, चपटा करना, चपटा करना। कई लोगों की निगाहें उस ओर मुड़ गईं। आने वाले को देखने के बाद निर्देशक नान आश्चर्यचकित हो गए और फिर राहत की सांस ली। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हेलो सचिव लियू। जहां तक निर्देशक नान के पास रोंग योंग की बात है, वह अपना मुंह चौड़ा करके स्तब्ध रह गया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कांपती आवाज के साथ सचिव लियू का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सचिव लियू। हे भगवान, ये सचिव लियू हैं। सचिव लियू यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिनहाई शहर के सचिव लियू, जो स्थानीय सरकार के प्रमुख थे, राज्य स्तर के एक उप अधिकारी थे, वरिष्ठ थे और यहाँ के सर्वोच्च प्राधिकार के प्रभारी थे, वह व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकता है? इसके अलावा वह केवल 2 अधीनस्थों को यहाँ लाया, यहाँ तक कि गार्डों को भी नहीं। रोंग योंग उस पल आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तक कि रोंग शिंग और जिया वेई भी थोड़े हैरान थे। सचिव लियू जैसे अधिकारी वास्तव में उनकी पहुंच से बाहर थे। उनकी असहज निगाहों के तहत सचिव लियू ने निदेशक नान को गंभीरता से देखा, जैसे कि वह निदेशक नान को दोषी ठहराने वाले थे। जब सचिव लियू अपनी आंखों से दूसरों को दोष दे रहे थे, तो उनका असंतोष स्पष्ट था। इस समय निर्देशक नान को दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। आपने मुझसे निर्देश क्यों नहीं मांगे? सचिव लियू ने सपाट स्वर में पूछा। निर्देशक नान को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, ये कमांडर गु का आदेश है। सचिव लियू ने भौहें चढ़ा दी। आप राज्य के कैडर हैं, किसी निजी उद्यम के कैडर नहीं। निर्देशक नान का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने झट से उत्तर दिया, यह मेरी गलती है। यदि वह इस तरह का व्यवहार करता, तो उसके पीछे काम रहे दर्जनों पुलिस अधिकारी और अधिक घबरा जाते। उन्हें भी दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। जब उन्हें इधर उधर जाने की आज्ञा दी गई तो वे सभी भ्रमित हो गए। सचिव लियू ने खर्राटे लिए और फिर झांग हान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। एक पल में उसने अपना चेहरा बदला, मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने जो कहा वह रोंग योंग, रोंग शिंग और जिया वेई को फिर से स्तब्ध कर गया। हाँ, जनरल झांग, लिनहाई में आपका स्वागत है। मैंने जनरल झांग के कार्यों के बारे में बहुत पहले सुना है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। जनरल झांग का जन्म लिनहाई में क्यों नहीं हुआ? पफ। रोंग योंग मदद नहीं कर सका, लेकिन निर्देशक नान के आधे चेहरे पर थूक दिया। जब उसने सीधे झांग हान को देखा तो उसकी आंखें मरी हुई मछली की आंखों की तरह थीं। सचिव लियू के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जनरल झांग, जनरल झांग, जनरल झांग। निर्देशक नान, जिन्होंने चुपचाप अपने चेहरे पर रोंग योंग की लार पोंछी, बहुत उदास महसूस कर रहे थे। उन्हें इस मामले में क्यों शामिल होना चाहिए? आपसे मिलकर अच्छा लगा, सचिव लियू। झांग हान मुस्कुराए और सचिव लियू से हाथ मिलाया। क्या यह अच्छा रवैया नहीं है? हिंसा का सहारा क्यों लें? क्या सुंदर छोटी लड़की है। क्या आप मेंग मेंग हैं? सचिव लियू ने झांग हान के साथ बातचीत जारी रखने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने झांग हान के करीब जाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका इस्तेमाल किया। वह जानता था कि जब वह झांग हान के साथ चैट करना चाहता है, तो वह पहले मिंग मैंग के साथ चैट कर सकता है, क्योंकि मिंग मैंग थोड़ा व्यथित और घबराया हुआ लग रहा था। मिंग मैंग आश्चर्यचकित थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, एक सेनापति हैं। सचिव लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पापा सबसे ताकतवर हैं। मेरे पापा एक जनरल हैं। मिंग मैंग थोड़ी देर के लिए बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसने निर्देशक नान और अन्य लोगों को देखा और उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए। अंकल, मैं अब उन्हें पसंद नहीं करती। वे पापा को दूर ले जाना चाहते हैं। वे खराब हैं। मिंग मैंग को भी एहसास हुआ कि वे लोग उसके सामने मुस्कुराते हुए आदमी से डरते थे, इसलिए उसने उसे बताया कि उन्होंने क्या किया है। झांग हान, जी यान, वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन सभी मिंग मैंग से खुश थे और वे अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन सचिव लियू ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर उन बुरे लोगों को भाग जाने दो, ठीक है? ठीक है। मिंग मैंग की आंखें चमक उठीं। फिर सचिव लियू ने धीरे से अपना सिर घुमाया और निदेशक नान की ओर देखा, जिनके चेहरे के भाव थोड़े जमे हुए थे। त्वरित मार्च। ये देखकर कि यह कोई मजाक नहीं है, निर्देशक नान ने गंभीरता से अपने हथियार उठाए और उदास होकर अपने सैनिकों के साथ भाग गए। सौभाग्य से होटल की लॉबी में ज्यादा लोग नहीं थे और केवल फ्रंट डेस्क और आसपास के कुछ लोगों ने ही ये दृश्य देखा। लेकिन इस दृश्य ने इन लोगों के विश्व दृष्टिकोण को फिर भी ताजा कर दिया। लिनहाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के निदेशक यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आए और फिर सचिव, जिन्होंने निदेशक को भागने का आदेश दिया। वे इस तरह से कैसे खेल सकते हैं? उनमें से सबसे ज्यादा हैरान निश्चित रूप से झांग हान के दूसरे चाचा रोंग योंग थे, जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे। एक छोटे अधिकारी के रूप में वह इस पद और पहचान के अंतर के कारण सबसे अधिक दबाव महसूस कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यहाँ तक कि निर्देशक नान को भी अंतराल के कारण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय रोंग योंग ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, उसकी आंखें घूमती रहीं और उसकी अभिव्यक्ति बहुत सावधान थी। अगर किसी ने उस पर ध्यान दिया तो वे उससे खुश हो जाएंगे। जब आधिकारिक रोंग अभी यहाँ आया तो उसने वास्तव में शांति से काम लिया। न केवल रोंग योंग, बल्कि रोंग शिंग और जिया वेई भी बहुत घबराए हुए थे और चुपचाप खड़े थे। देखो, क्या वे भाग गए? क्या आपको इस बार राहत मिली है? सचिव लियू ने मिंग मैंग की ओर देखा और धीरे से पूछा। हाँ, मुझे राहत मिली है, धन्यवाद युवा चाचा। मिंग मैंग बहुत खुश हुई और उसने सचिव लियू की ओर अपना छोटा सा हाथ लहराया। मिंग मैंग खुश थी और झांग हान का मूड स्वाभाविक रूप से एक सीधी रेखा में बढ़ गया। अब वह सचिव लियू से बातचीत करने को इच्छुक थे। वास्तव में ये सरल बिंदु भी यही कारण था कि वह लिनहाई म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सचिव हो सकते थे।
झांग हान जैसे विशेष व्यक्ति को सहज महसूस कराना आसान नहीं था। इस समय रोंग शेंग का मुंह कांप उठा जब उसने सचिव लियू को देखा, जो केवल 50 वर्ष का था, और फिर मिंग मैंग को। वह चेतावनी देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठीक है मिंग मैंग, तुम्हें उसे एल्डर अंकल लियू कहना चाहिए। क्यों? मिंग मैंग भ्रमित थी क्योंकि वह सभी प्रकार के रिश्तेदारों से परिचित नहीं थी। आह, ये ठीक है। बच्चे मुझे जो चाहे बुला सकते हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, ऐसी प्यारी छोटी बच्ची को तो छोड़ ही दीजिए। सचिव लियू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, जनरल झांग, आप रात का खाना खाने जा रहे हैं, है ना? फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ करना है। बाद में एक कमिश्नर आपसे बात करने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। और मिस जी, ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि आप पार्टी में शामिल होने के लिए लिनहाई में हैं। मैंने टीवी स्टेशन निदेशक को पहले ही बता दिया है कि अगर मिस जी को आपके काम में कोई समस्या हो तो कृपया बेझिझक उन्हें फोन करें। ठीक है, धन्यवाद सचिव लियू। जी यान मुस्कुराया। झांग हान भी उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी नजर होटल के बाहर सड़क पर एक लाल BMW पर पड़ी। ड्राइवर की सीट की खिड़की खुली थी और किनारे पर एक लंबे बालों वाली महिला का सिर था। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था, च्यूइंग गम चबा रही थी और झांग हान को देख रही थी। ग्रैंड मास्टर पीक में एक युवा महिला मार्शल आर्टिस्ट का यहाँ आना बहुत ही असामान्य था। वही कारण होना चाहिए कि सचिव लियू यहाँ क्यों आए। शायद वह आधिकारिक विभाग से है। क्या वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी मुख्यालय से है? झांग हान के मन में कुछ अनुमान थे, लेकिन उसे उस महिला से बात करने के लिए बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाहिर है, वह उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी। कुआं, सचिव लियू ने रोंग योंग की ओर देखा। निदेशक रोंग, आप भी यहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि जनरल झांग के साथ आपका रिश्ता क्या है? रोंग योंग का शरीर कांप उठा, फिर उसने सचिव लियू को अचंभित होकर देखा और कहा, सचिव, मैं दक्षिणी जिले में यिलिन कार्यालय का अनुभाग प्रमुख रोंग हूँ। निदेशक माँ हमारे बयूरो के प्रभारी हैं। निर्देशक माँ, सचिव लियू ने उन्हें हैरान भाव से कहा, मुझे याद है कि यिलिन कार्यालय की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि आपके द्वारा हासिल की गई थी और आपको 1 साल से अधिक समय पहले बयूरो निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जाना था। क्या इसमें कुछ अजीब है? ये बोलते हुए सचिव लियू मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मैं वापस जाऊंगा और इसके बारे में पूछूंगा। हो सकता है अब से आप और भी अधिक थक जाएंगी। आपकी क्षमता सभी के लिए स्पष्ट है और आपके कंधों पर बोझ भारी होगा। आपको इसके लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी करनी होगी। हिस, सचिव लियू के सामने आधा मीटर की दूरी पर रोंग योंग आश्चर्य से हौंफने लगा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसने खुद को सीधा किया और उसके हाथ उत्तेजना में कांप रहे थे। उन्होंने सलाम किया और जवाब दिया, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं और अधिक मेहनत करूंगा और लोगों के लिए योगदान दूंगा। इस समय रोंग योंग को यह एहसास नहीं हुआ कि उनका निदेशक का पद कैसे अस्तित्व में आया। उनकी सामान्य स्थिरता और शांति पिछले दृश्यों से खत्म हो गई थी और वह सचिव लियू के सामने शांत नहीं रह सके। सचिव लियू मुस्कुराए और रोंग योंग को गहराई से देखा। फिर उसने झांग हान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जनरल झांग, तो मैं चला जाऊंगा। मिंग मैंग, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ठीक है, झांग हान ने सिर हिलाया। अलविदा चाचा। मिंग मैंग ने सचिव लियू की ओर अपना छोटा हाथ लहराया। अगर ये नजारा स्थानीय सरकारी अधिकारियों की नजर पड़ी तो वे हैरान रह जाएंगे। वाह, इस परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? रोंग योंग को अंततः कुछ असामान्य महसूस हुआ। फिर उसने चकित होकर झांग हान की ओर देखा। जनरल झांग, फिर उनका निदेशक पद, वह कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। हे भगवान, मेरा भतीजा कैसा है? फिर उन्होंने सचिव लियू और अन्य 2 अधिकारियों को होटल से बाहर निकलते देखा। सड़क पर BMW चला रही उस खूबसूरत महिला ने बबल गम से एक बड़ा बुलबुला उड़ा दिया। बुलबुला फूटने के बाद उसने अपने मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान लाई, खिड़की से ऊपर उठी और जाने के लिए कार स्टार्ट की। उनके जाने से पेनिनसुला होटल की पहली मंजिल की लॉबी भी शांत हो गई। पहली मंजिल पर रुके लोग इसे आश्चर्य और अविश्वास से देख रहे थे। लानत है कि 1-2 वाक्य भी थे जो उनके बेचैन मन को स्पष्ट रूप से समझा रहे थे। यह विशेष रूप से रोंग योंग के लिए है। वह मदहोशी की हालत में भीड़ के पीछे पीछे होटल से बाहर आया, कार पर चढ़ा और आश्चर्य से खिड़की से बाहर देखने लगा। यहाँ तक कि जब वह होटल में उतरे तब भी वह सामान्य नहीं हुए। वह अवचेतन रूप से होटल में गया। जब वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वह नेतृत्व कर रहा था। झांग हान उसका पीछा कर रहा था। हिस, रोंग योंग चौंका। वह जल्दी से अपनी तरफ मुड़ा, अपना सिर थोड़ा नीचे किया, झांग हान की पैंट की ओर देखा और विनम्रता से कहा, जनरल झांग, आप पहले जाएं। क्या? रोंग शेंग और जिया वेई स्तब्ध रह गए। झांग ली के चेहरे के भाव ठिठक गए। यहाँ तक कि झांग हान और जी यान के होंठ भी हल्के से कांप रहे थे। दूसरा भाई, आप? रोंग शेंग ने अपना माथा पीट लिया और बहुत असहाय स्वर में कहा, क्या तुम्हें कल रात अच्छा आराम नहीं मिला? जिया वेई ने कहा। शर्मिंदगी का माहौल था। स्विश, रोंग योंग का चेहरा एक पल में लाल हो गया। मैं, वह बड़बड़ाया। सौभाग्य से जियान सक्रिय था। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, झांग हान ने मुझे बताया कि उसके दूसरे चाचा काफी पुराने जमाने के हैं, लेकिन अब ये झूठ साबित हो गया है। पता चला कि उसका दूसरा चाचा भी जोकर है। अहम। रोंग योंग ने जियान के विषय का अनुसरण किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अपने परिवार के सामने मैं पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं हूँ। चलो पहले अंदर चलते हैं। वेटर द्वारा आरक्षित कमरे में ले जाने के बाद रोंग योंग तुरंत अंदर नहीं गया, वह पहले बाथरूम गया। वहां पहुंचने पर शौचालय जाने के बजाय उसने नल चालू कर दिया और पानी में हाथ डाल दिया। फिर वह अपना चेहरा धोने लगा। पानी थोड़ा ठंडा था, लेकिन इससे उसका दिमाग तरोताजा हो गया। रोंग योंग ने खुद को दर्पण में देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। यह कोई सपना नहीं है। हान एक जनरल है, 20 साल का जनरल। उनकी वजह से मैं बयूरो निदेशक के पद तक पहुंचा। यह अविश्वसनीय है। रोंग योंग को पता था कि यह पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि सचिव लियू ने उसके सामने इतनी सीधी बात की थी। जाहिर है, ये सब झांग हान की वजह से है। मैं अपने होश में वापस आ गया हूँ, लेकिन यह इस तरह से और भी अजीब है। रोंग योंग ने अपने चेहरे और हाथों पर लगे पानी को पोंछने के लिए ऊतक का एक टुकड़ा निकाला। उसने खुद को आईने में आखिरी बार देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वह वापस कमरे में चला गया। दरवाजा खोलने के बाद उसने पाया कि अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। दूसरा भाई, तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्यों रुके रहे? हम आपके यहाँ आने और कुछ शुरुआती शब्द कहने का इंतजार कर रहे थे, रोंग शेंग ने कहा।
रोंग जियाक्सिन ने यह भी कहा, मेरा दूसरा भाई दर्शकों के सामने बात करना पसंद करता है। रोंग योंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे लिए कुछ भी कहना अनावश्यक है। मैं हान के फैसले से आश्चर्यचकित और लगभग स्तब्ध था। दूसरे चाचा, आपको स्टेटस वगैरह पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में हर कोई देख सकता था कि रोंग योंग हिल गया था, अन्यथा उसने दरवाजे पर ऐसा कुछ नहीं किया होता। वह इस समय बेहतर दिख रहे थे। अच्छी तरह से ठीक है। रोंग योंग अंदर गया और बैठ गया, मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, पापा एक जनरल हैं। मिंग मैंग ने रोंग योंग की ओर देखा और चिल्लाया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे मिंग मैंग रोंग योंग की याद दिला रही थी, वास्तव में यह मिंग मैंग थी जिसने सोचा था कि ये दादा उसके पिता को पसंद करता है क्योंकि उसे जनरल का पद पसंद था। हाँ, आपके पिता एक महान जनरल हैं। रोंग योंग ने उसे एक दुर्लभ मुस्कान दी और फिर उसने उत्सुकता से झांग हान से पूछा, हान तुम जनरल कैसे बन गए? तुम सच में जवान हो। मैं इस बारे में सचमुच उत्सुक हूँ। बेशक, अगर इसमें कोई गुप्त जानकारी शामिल है तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं सेना को कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जीतने के प्रयास के रूप में मुझे जनरल की उपाधि दी। ठीक है, रोंग योंग और भी अधिक हैरान था। किस प्रकार की उपलब्धियां उसे सीधे जनरल की उपाधि दिला सकती हैं? सेना के लिए कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस तरह की रीढ़ की हड्डी वाली प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है। रोंग योंग के मन में झांग हान के प्रति गहरी प्रशंसा थी। फिर रोंग योंग ने अपना मन सुलझाया और उसके सामने शराब का कप उठाया। उसने व्यंजन परोसे जाने से पहले शराब पीने और कुछ शब्द कहने की योजना बनाई। उसे अपना गिलास उठाते देख अन्य लोगों ने भी विनम्रतावश अपने अपने गिलास उठा लिए या अपना अपना प्याला पी लिया। ओह, यहाँ तक कि मिंग मैंग भी थोड़ा स्तब्ध थी। उसने दूसरों की तरह अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपने सामने रखे कप को पकड़ लिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सोचा, उन्होंने बिना पिए अपना पे क्यों उठाया? ठीक है, मैं कुछ शब्द कहूंगा। रोंग योंग ने अपना गला साफ किया, उसका इरादा बकवास करने का नहीं था। इसके बजाय उसने अपने विचारों के अनुसार धीरे से कहा, सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने हान और ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार हम दूर के रिश्तेदार हैं और कई वर्षों से हमारा कोई संपर्क नहीं था। अगर हम करीबी रिश्तेदार भी होते, अगर हम लंबे समय तक संपर्क में नहीं रहते तो हम अजनबी बन जाते। ये सच था। झांग हान लिनहाई के पास जाने से पहले वह अपने चाचा की नजर में सिर्फ एक अजनबी था। दूसरा, मैं पहले बिंदु का कारण बताना चाहूंगा। उस समय रोंग परिवार के 90% सदस्य जियाली और गुआंगयू की शादी से सहमत नहीं थे। हान ली ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आपकी माँ उस समय रोंग कबीले में लोकप्रिय नहीं थी। इसके विपरीत वह बहुत लोकप्रिय थी। मैंने एक बार अपने पिता से सुना था कि झांग गुआंगयू का दुश्मन इतना भयंकर था कि पूरा रोंग परिवार और शांगजिंग में झांग परिवार प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो उल्लेख किया वह मार्शल आर्ट की दुनिया थी। पुरानी पीढ़ी इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी। अगर जियाली ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली तो ये जियाली को जाल में फंसाने जैसा होगा। इस समय झांग हान चुप था। वह इसकी कल्पना कर सकता था। बेशक, बड़े परिवार में कुछ लोगों ने सोचा कि लाभ प्यार से ज्यादा है। हालांकि झांग परिवार मजबूत था, लिनहाई में ऐसे कई बड़े परिवार थे। रोंग योंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे माता पिता के प्यार ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया। जियाली और गुआंगयू वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने उस समय निजी तौर पर उनका समर्थन किया। इस वजह से जियाली का हमारे परिवार में कई लोगों के साथ विवाद था, जिन्होंने आपके माता पिता की शादी को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। तीसरा बिंदु, मेरा सबसे बड़ा भाई रोंग शेंग, तीसरी बहन रोंग जियाली, सबसे छोटी बहन रोंग जियाक्सिन और मैं, हम चारों के माता पिता आपके और ली की तरह एक ही हैं और आप इसे महसूस कर सकते हैं। जियाली के कारण हम रिश्तेदार हैं, इसलिए हम आज खास तौर पर आपसे मिलने यहाँ आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। आप बहुत होनहार हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, अब आप एक जनरल हैं। रोंग योंग ने झांग हान की सराहना की और बार बार कहा, आप वास्तव में महान हैं। अगर गुआंगयू और जियाली को ये पता होता तो वे बहुत खुश होते। उसी समय आपकी वजह से मुझे प्रमोशन मिला और उसी की बदौलत मैं अब ब्यूरो चीफ के बहुत करीब हूँ। इस समय वांग मिंग ने हंसी उड़ाई। रोंग योंग को सिर्फ झांग हान की पहचानों में से एक बताया गया था। वह चौंक जाएगा अगर उसे पता चले कि झांग हान हांगकांग में एक निर्देशक और एक मार्शल आर्ट मास्टर भी था जो दुनिया में लगभग अजेय था। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? हान, ली और जी यान, मैं बहुत आश्चर्यचकित और डरा हुआ हूँ। हाँ, ये पहला टोस्ट आपके लिए है। आपके लिए ऐसी उपलब्धियां हासिल करना आसान नहीं है। रोंग योंग ने शराब का कप हाथ में उठाया। प्रोत्साहित करना। बाकियों ने अपने कप और गिलास उठाए। सफेद शराब पीने वालों ने एक घूंट पिया, जबकि शीतल पे पीने वालों ने अधिक शराब पी। रोंग शेंग ने शराब का एक घूंट लिया, मुस्कुराया और कुछ और कहना चाहता था। तभी उसने मिंग मैंग की आवाज सुनी। पापा, हम खाना कब शुरू करेंगे? मिंग मैंग भूखी है। स्विश। सभी ने अपनी निगाहें मिंग मैंग की ओर घुमाई, जो झांग हान और जी यान के बीच बैठी थी। वह अपने बगल में झांग हान को देख रही थी। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी उसे वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना क्योंकि तब तक किसी और ने कुछ नहीं कहा था। हाँ, हम जल्द ही डिनर करेंगे। रोंग शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें जल्दी करूंगा और पहले उन्हें हमारे व्यंजन परोसने दूंगा। मुझे भी बाथरूम जाना है। रोंग शेंग के कमरे से बाहर निकलने के बाद जिया वेई ने जी यान की ओर देखा और कहा, यान, क्या तुम आज रात के खाने के बाद हमारे घर जाना चाहोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कैसे करें। आपकी त्वचा अब तक देखी गई सबसे अच्छी त्वचा है। वास्तव में, दरअसल, मेरी त्वचा पहले इतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं ने त्वचा देखभाल उत्पादों, चेहरे के मास्क, त्वचा की देखभाल आदि के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जल्द ही पता चला कि वे सभी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ थीं। झांग हान बातचीत के लिए रोंग योंग और रोंग शेंग के साथ गए और व्यंजन जल्द ही एक के बाद एक मेज पर लाए गए। ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट में कई खासियतें हों। हालांकि उन व्यंजनों की सामग्री गुणवत्ता और स्वाद के मामले में माउंट न्यू मून जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वे स्थानीय विशिष्टताएं थीं जिन्हें झांग हान और उनका परिवार अनुभव करना चाहेंगे। भोजन के दौरान मिंग मैंग बाथरूम जाना चाहती थी। जी यान ने अपना धूप का चश्मा लगाया और मिंग मैंग का छोटा सा हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल से बाहर चली गई। झांग हान भी उनका अनुसरण करने और उनके करीब जाने के लिए उठे। शौचालयों को पुरुषों और महिलाओं के पक्षों में विभाजित किया गया था। झांग हान बाहरी बाथरूम में इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अपने हाथ धो रहा था, कुछ अजीब हुआ।
जब झांग हान ने ऊपर देखा, खड़खड़ाहट, अचानक दर्पण में प्रकाश की एक लौ जैसी किरण तेजी से चारों ओर फैल गई। बस एक सेकंड में एक ज्वलन फायर फीनिक्स दर्पण में दिखाई दिया। झांग हान ने चुपचाप फीनिक्स को देखा और फिर मुड़ गया। वह 10 सेकंड से अधिक समय तक दरवाजे पर इंतजार करता रहा। जियान और मिंगमैन कुछ देर बाद बाहर आए। फिर वे हाथ धोकर कमरे में लौट आए। जैसे ही वे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, झांग हान के मस्तिष्क ने अचानक एक ध्वनि दर्ज की, जिससे उसके कदम रुक गए। आगे बढ़ो, मुझे किसी से बात करनी है। झांग हान ने जियान की पीठ थपथपाई। मम्मा हम। जियान ने झांग हान की ओर देखा और सिर हिलाया। पापा, जल्दी वापस आओ। जब भी झांग हान ने उसका साथ छोड़ा तो मिंगमैन को यही कहना पड़ा। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। झांग हान ने मिंगमैन के सिर को छुआ और मुस्कुराए। जियान और मिंगमैन के कमरे में प्रवेश करने के बाद झांग हान मुड़ा और रेस्तरां के किनारे गलियारे में चला गया। रेस्तरां 36वीं मंजिल पर स्थित था, जो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल भी थी। खिड़की पर झांग हान का शरीर चमक उठा, मानो प्रकाश में बदल रहा हो, और फिर वह बाहर कूद गया। शीर्ष मंजिल की ऊपरी परत पर 10 मीटर ऊंचा एक छोटा सा टॉवर था, जिसमें एक छोटा गोल मंच था। मंच के किनारे पर एक महिला चोटी बनाए बैठी थी। उसने चमड़े का सूट पहना हुआ था, उसके होंठ बेहद लाल थे और वह पतली सिगरेट पी रही थी। वह इस समय लिनहाई के रात्रि दृश्य का आनंद ले रही थी। हुश, झांग हान की आकृति महिला की पीठ के पास दिखाई दी। हिस हु, महिला ने सिगरेट पीते हुए धीरे से कहा, भीड़भाड़ वाले शहर की आड़ में एक अल्पज्ञात मार्शल आर्ट की दुनिया है। वास्तव में मार्शल कलाकारों और विभिन्न प्रासंगिक घटनाओं के बारे में अभी भी कुछ रिपोर्टें थीं, लेकिन ऐसे माहौल में वे सभी स्पष्ट प्रामाणिकता या अलौकिक चमत्कारों वाली कहानियां बन गईं। झांग हान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मेरा। इससे पहले कि झांग हान अपना प्रश्न उठा सके, महिला ने अपना सिर घुमाया और अपने लाल होठों को एक चाप में मोड़ लिया। मुझे पता है कि आपका समय सीमित है। तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। वह मुड़ी और झांग हान के सामने बैठ गई। वह महिला थी जिसने पेनिनसुला होटल के बाहर BMW i8 चलाई थी। उसका फिगर अच्छा था, वह टाइट चमड़े की जैकेट में आकर्षक लग रही थी। झांग हान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जियांग यानलान हूँ, वर्मिलियन बर्ड टीम का नेता, जो ड्रैगन स्पिरिट की एक टुकड़ी है। आप मुझे लीडर जियांग कह सकते हैं या सीधे वर्मिलियन बर्ड कह सकते हैं। ठीक है, झांग हान ने सिर हिलाया। ड्रैगन स्पिरिट क्या है? ड्रैगन स्पिरिट राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का शीर्ष और हुआ राष्ट्र रक्षकों का वास्तविक केंद्र है। ये ड्रैगन स्पिरिट के कारण ही है कि वे सभी विश्व और संपूर्ण मार्शल आर्ट जगत शांतिपूर्ण रहते हैं। जियांग यानलान ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन स्पिरिट एक्शन ऑफिस में 4 टुकड़ियां हैं और उनका नाम 4 दिव्य जानवरों के नाम पर रखा गया था, जिनमें से। मुझे विवरण मत बताओ। झांग हान ने अपना हाथ हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियांग यानलान आश्चर्यचकित थी। क्या आप हमारे बारे में उत्सुक नहीं हैं? जियांग यानलान ने अपनी पतली भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन वह जल्द ही फिर से शांत हो गई। हाँ, आप केवल अपने परिवार की परवाह करते हैं। यही एक कारण है कि ड्रैगन स्पिरिट के कई सदस्य आपकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो आपकी तरह जी सकें, लेकिन मैं यहाँ एक काम लेकर आया हूँ और आपको उस पर कुछ मिनट खर्च करने होंगे। जियांग यानलान वास्तव में चिंतित थी कि झांग हान उसे अस्वीकार कर देगा। उसी समय वह एक और चीज के बारे में सोच रही थी। क्या झांग हानयान को अन्य महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है? हालांकि मैं जियान जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन कामुकता के मामले में मैं जियान से बेहतर हूँ। इस मामले में भी वह अब भी सोचता है कि मुझसे बात करना समय की बर्बादी है। जबकि जियांग यानलान चुपचाप झांग हान के बारे में शिकायत कर रही थी, वह शांत स्वर में बोलती रही, भले ही आपको अभी भी कुछ करना है। वह मैं ही थी जिसने सचिव लियू के साथ बातचीत की थी। मैंने उस दुविधा से आपकी मदद करने के लिए कहा। क्या आप मुझे कुछ मिनटों का समय दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी मदद की है। बस ये कह दो। झांग हान ने सिर हिलाया। उसकी मदद वास्तव में मिनटों के लायक थी और झांग हान सुनना चाहता था कि उसका तथाकथित कार्य क्या था। ड्रैगन स्पिरिट में कई विभाग हैं और हम एक्शन ऑफिस सभी प्रकार के गुप्त कार्यों को बड़ी कठिनाई से पूरा करने के प्रभारी हैं। हम ज्यादातर समय विदेश में बिताते हैं और मैं अभी अभी अपने बॉस के साथ वहां से लौटा हूँ। वह ये तियानालांग है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वह मार्शल आर्ट की दुनिया में लगभग अजेय है। हालांकि यह कहा जाता है कि वर्तमान में दैवीय क्षेत्र मंच या उससे ऊपर कोई मार्शल कलाकार नहीं है। मैं ईश्वर राज्य मंच पर किसी को जानता हूं और उनमें से अधिकांश अपने स्तर पर बंद दरवाजे की साधना कर रहे हैं। जब छोटी दुनिया का द्वार खुल जाएगा तो दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार अब दुर्लभ नहीं रहेंगे। हमारे बॉस आपके बारे में बहुत आशावादी हैं और उन्होंने विशेष रूप से मुझे आपके बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया था। मैं आपको जो बताऊंगा वह हमारे बॉस का सुझाव है। जब ये बात आई तो जियांग यानलान थोड़ा और गंभीर हो गई और उसने अपने दाहिने हाथ से सिगरेट बाहर फेंक दी। आधे धुएं ने सामने की ओर एक चाप बना दिया, लेकिन 10 मीटर से अधिक दूरी तक उड़ने के बाद यह आग की लपटों में बदल गया। फिर जियांग यानलान उठ खड़ी हुई। इतनी ऊंचाई पर, जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर, हवा उसकी चोटी को हल्का हल्का हिला रही थी। उसने कहा, ड्रैगन स्पिरिट में गार्जियन नामक एक विभाग है और इसके सदस्यों को गार्जियन एल्डर्स कहा जाता है। जब निपटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते हैं तो वे आमतौर पर विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा करते हैं और यदि उनके पास कोई कार्य है तो उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाएगा। अभिभावक बुजुर्गों के अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक से बेहतर हैं। वे महान विशेषाधिकारों का भी आनंद लेते हैं, विशेष रूप से उनके पास ड्रैगन स्पिरिट के सभी खजानों तक पहुंच है। हमारे विभाग ने आपकी जांच की है और यह बुजुर्ग जी बुशुंग ही हैं जिन्होंने आपको हांगकांग में संरक्षक बुजुर्ग बनने की सिफारिश की थी। क्या आपकी रुचि है? झांग हान ने अपना सिर हिलाया। मैं अब हांगकांग में निदेशकों में से एक हूं और मैं दूसरी नियुक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। एक निदेशक के रूप में झांग हान हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के शीर्ष स्तर पर थे। यदि वह ड्रैगन स्पिरिट में शामिल हो गया और उसके शीर्ष स्तर पर पहुंच गया तो उसे भविष्य में ड्रैगन स्पिरिट की सहायता करनी होगी, भले ही ऐसा लगता था कि इस समय उसके लिए बहुत सारे कार्य नहीं थे। इसके अलावा जब वर्ल्ड लेक का द्वार खोला गया तो संरक्षक विभाग उतना प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं होगा जितना इस समय था और झांग हान निश्चित रूप से बहुत व्यस्त होंगे। झांग हान जो करना चाहता था वह अपने माता पिता को वापस लाना, मिंगमैन के साथ जाना और शांति से खेती करना था। इसके अलावा लेई तियानान एक निदेशक के रूप में हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए सेवारत थे और झांग हान वास्तव में एक मानद निदेशक थे जिन्हें कुछ भी व्यवहारिक करने की आवश्यकता नहीं थी। झांग हान को इस व्यवस्था से आराम महसूस हुआ, वह अपने करियर में और कोई विकास नहीं चाहते थे। जियांग यानलान निराशा में मुस्कुराया और उसे मनाने के लिए और कुछ नहीं कहा।
आखिरकार झांग हान को भर्ती करने का ये तियानलांग का इरादा उतना मजबूत नहीं था। जियांग यानलान ने निष्कर्ष निकाला, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। वह जानती थी कि ये तियानलांग बस यही चाहता था कि वह ये विचार व्यक्त करे, ये सब झांग हानयांग पर निर्भर करेगा। हालांकि झांग हानयांग शक्तिशाली था, लेकिन ये तियानलांग की नजर में वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। मुझे पता है कि तुम्हारे और गु परिवार के बीच क्या हुआ था। गु परिवार पिछले 2 वर्षों में अधिक से अधिक बेलगाम हो गया है, इसलिए आप इस मामले से अपनी इच्छानुसार निपट सकते हैं। हम तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक आप इससे कोई बड़ी समस्या न पैदा कर लें। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में आशावादी नहीं हूं। आपने गु भाइयों, लिन हाई के निदेशक गु शिशन और उनके कई सहायकों को मार डाला, जो सभी गु परिवार से निकटता से संबंधित थे। मुझे डर है कि वे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। भले ही गु डोंगलाई को उनकी परवाह न हो, वह आपको गु परिवार की गरिमा के लिए चुनौती देगा और आप उसके जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। मैंने देखा, झांग हान ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बहुत अच्छा है। मुझे उसकी गर्जनशील ज्वाला कृपाण में दिलचस्पी है। गर्जनशील लौ कृपाण, जिसे 5वें चरण के आध्यात्मिक खजाने और एक दिव्य हथियार के रूप में जाना जाता है, ने अपने सहायक कार्य के कारण झांग हान को आकर्षित किया। हालांकि झांग हान को कृपाण कौशल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, वह स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में कृपाण के साथ अन्य उपयोगी खजानों का आदान प्रदान कर सकता था। इसके अलावा यू वुवेई नो एक्शन इमोर्टल को स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन का मालिक कहा गया था, जो दिलचस्प था। हा, जियांग यानलान मुस्कुराई, दिव्य हथियारों में किसे दिलचस्पी नहीं है। निदेशक झांग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गु डोंगलाई अब दैवीय क्षेत्र के बहुत करीब है। वह अभी तक दिव्यलोक तक नहीं पहुंचा है। झांग हान ने दूर से देखा और धीरे से कहा, मैं उससे नहीं डरता, भले ही वह पहले से ही दिव्य क्षेत्र में हो। यदि झांग हान अभी भी बिल्डिंग बेस के मध्य चरण में होता तो उसे पता नहीं होता कि गु डोंगलाई से कैसे निपटना है। हालांकि वह इस समय फाउंडेशन लेट स्टेज पर था और ताई वुड थंडर और उसकी आत्मा के समुद्र के ऊपर के बादल दोनों उसकी मदद करेंगे। जियांग यानलान का मुंह थोड़ा कांप उठा। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे जवाब देना है। तुम बहुत घमंडी हो। संभावित परिणामों के बारे में सोचने के बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी करना छोड़ दिया। उसने समय देखा और देखा कि 3 मिनट पहले ही बीत चुके थे। उसने कहा, मुझे कुछ पता है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? उसके बाद वह 3 सेकंड तक इंतजार करती रही, लेकिन झांग हान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 2 दिन पहले इंग्लैंड, यूरोप में एक क्लास बी अवशेष पाया गया था और 10 मार्शल आर्ट मास्टर्स को वहां भेजा गया था। उनकी मुलाकात बांस की टोपी पहने एक भयंकर व्यक्ति से हुई और उनमें से आधे लोग मारे गए। बांस की टोपी पहने व्यक्ति को उस अवशेष में एक दिव्य वस्तु मिली, लेकिन हम नहीं जानते कि वह क्या है। एक और बात है, शापित नाव फिर प्रकट हुई। ये इंडोनेशिया की अस्थि गुफा से निकला था। पिछली बार जब ये सिंगापुर में दिखाई दिया था तो ये 516 मीटर लंबा, 348 मीटर ऊंचा और 197 मीटर चौड़ा था। लेकिन इस बार यह 660 मीटर लंबा, 280 मीटर चौड़ा और 390 मीटर ऊंचा है। ये बढ़ रहा है और यह भयावह है। मेरे बॉस ये तियानलांग ने हमें चेतावनी दी कि हम इसे छू नहीं सकते। इसने इंडोनेशिया से समुद्र में प्रवेश नहीं किया है। ये केवल ऊपरी परत पर बहुत तेजी से बरमूडा त्रिभुज के केंद्र तक तैरता रहा और फिर गायब हो गया। जियांग यानलान ने गंभीरता से और धीरे से कहा, ऐसा कहा जाता है कि शापित नाव हजारों साल पहले दिखाई दी थी। इसे पिछले कई वर्षों में कई बार देखा गया है और कुछ लोग इसे भूतिया जहाज भी कहते हैं। लेकिन इसे देखने वाले सभी मार्शल कलाकार जानते हैं कि यह एक शापित जहाज है जिसे छुआ नहीं जा सकता। अब यह अधिक बार दिखाई देने लगा है और मुझे डर है कि कुछ बुरा घटित होगा। इससे पहले किसी ने भी इसे 100 साल में 2 बार नहीं देखा था, लेकिन हाल ही में ये कुछ महीनों में 2 बार दिखाई दिया। मैं देख रहा हूँ, झांग हान ने उत्तर दिया। वह शापित नाव अजीब थी और यहाँ तक कि झांग हान ने भी सहजता के चरण तक पहुंचने से पहले उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या आप यू वुवेई को जानते हैं? झांग हान ने पूछा। हाँ, जियांग यानलान ने सिर हिलाया। वह जिहांग में स्टैंड बाय संप्रदाय के प्रमुख हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं उनके संप्रदाय का आधिकारिक नाम भूल गया हूँ। क्या आप स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन को जानते हैं? झांग हान ने फिर पूछा। द स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन एक रहस्यमयी स्टोर है और बॉस ये तियानलांग ने कहा कि नो एक्शन इमोर्टल एक विशेष और शक्तिशाली आदमी है। जियांग यानलान ने उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि यू वुवेई नो एक्शन इमोर्टल है? हुआ राष्ट्र बड़ा है और यहाँ एक ही नाम के कई लोग हैं, मिलते जुलते नामों की तो बात ही छोड़ दीजिए। झांग हान की मुस्कान ठिठक गई। उन्हें संदेह था कि यू वुवेई नो एक्शन इमोर्टल था। यदि यह सच होता तो उसके पास कई आध्यात्मिक खजाने होने चाहिए और झांग हान बल का सहारा लिए बिना उसके साथ कुछ आध्यात्मिक खजाने का आदान प्रदान कर सकता था। लेकिन उनके पास स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उन्हें इसके दोबारा खुलने तक इंतजार करना पड़ा। मैं वापस जा रहा हूँ। झांग हान के पास पूछने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने जियांग यानलान को अलविदा कहा और मंच छोड़ दिया। जियांग यानलान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर वह दोबारा बैठ गई, सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस ली। झांग हानयांग और गु डोंगलाई, अगर वे लड़ते हैं तो यह चौंकाने वाला होगा। जब झांग हान कमरे में लौटा तो बाकी लोग बातें कर रहे थे। रात में वे रेस तरह से चले गए और अगले दिन बाहर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। अगली शाम जियांग का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने रोंग परिवार के साथ रात्रिभोज करने की योजना बनाई। झांग हान अपने परिवार के साथ होटल वापस चला गया। उसने मिंगमैन को कहानियां सुनाई और फिर हमेशा की तरह सो गया। वह एक शांत रात थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद जियान और मिंगमैन ने दिन की यात्रा की तैयारी के लिए कपड़े बदलना शुरू कर दिया। हालांकि माँ और बेटी दोनों सुंदर थीं, फिर भी उन्हें सजना संवरना पसंद था। झांग हान क्या कर रहा था? उस समय आहू, लियू जियारन, झाओ फैंग, एल्डरमिंग और लगभग 7 अन्य लोग स्वागत कक्ष में थे। आहू और लियू जियारन झांग हान के सामने खड़े थे। गल्प। आहू ने अपनी लार निगल ली और घबराकर कहा, बॉस, चेयरमैन लियू 1 घंटे में यहाँ आएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? झाओ फैंग और एल्डरमिंग मुश्किल से अपने चेहरों से मुस्कान छिपा सके। आपने और मिस लियू ने इन दिनों अच्छा समय बिताया है। जब उसके पिता वापस आते हैं तो आप केवल घबराहट क्यों महसूस करते हैं? जब चेयरमैन लियू वापस आएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हवाई अड्डे पर जाना चाहिए। झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे उसे उठा लेना चाहिए। क्या मैं सीधे हवाई अड्डे जाऊं? मुझे डर है कि चेयरमैन लियू मुझे मारेंगे। आहू फुसफुसाया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ और आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पिता तुम्हें पीटते हैं तो मैं उन्हें रोक दूंगी।
लियू जियारन ने शुरुआत में इसे बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वर कमजोर होता गया। वह ये भी जानती थी कि अगर उसके पिता को अचानक इसके बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो जाएंगे। मैं चेयरमैन लियू को बाद में फोन करूंगा, आप सीधे वहां जा सकते हैं। झांग हान ने सिर हिलाया। ठीक है, अब चलते हैं। आहू ने अपना मन बना लिया, उसने लियू जियारन का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। क्या हम आपके साथ चलें? झाओ फेंग ने कहा। नहीं, आहू ने अपना हाथ लहराया और लियू जियारन के साथ चला गया। झांग हान ने सोचा, फिर उसने सबके सामने अपना मोबाइल फोन निकाला और लियू किंगफेंग का नंबर डायल किया। झाओ फेंग और अन्य लोगों ने सोचा कि झांग हान आहू की मदद करने के लिए कुछ कहेगा, इस बारे में बात करेगा कि वह कितना होनहार आदमी था और शायद वह मिस लियू का प्रेमी हो सकता है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग हान के शब्द उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थे। वे उस समय भी दंग रह गए जब झांग हान ने चेयरमैन लियू को फोन किया। झांग हान ने कहा, अध्यक्ष लियू, खैर मुझे खेद है, लेकिन मुझे पहले से कुछ बताना होगा। आहू अब आपकी बेटी का प्रेमी है। मुझे अभी इसके बारे में पता चला है। ये भयानक है और आपको मेरी राय पूछे बिना उसे दंडित करना होगा। यह मेरे लिए कोई गंभीर मामला नहीं है, इसलिए आप जैसे चाहें उसे हरा सकते हैं। झांग हान के शब्दों को सुनने के बाद झाओ फेंग, एल्डर मिंग और लिंग यू के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत खूब, हमारा बॉस अपने आदमियों के प्रति क्रूर होने लगता है। वह बहुत डरावना है। झाओ फेंग, जो झांग हान के बहुत करीबी थे, ने अपने मोबाइल फोन से रोने की आवाज सुनी। क्या? मोबाइल फोन से दो अस्पष्ट शब्द निकले और फिर फोन रख दिया गया। ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन लियू पागल हो रहे हैं। झांग हान ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। उनकी एक बेटी भी थी। अगर वह लियू क्विंगफेंग होता तो वह उस आदमी के शरीर को हुआंगपू नदी में डुबो देता। कुछ शब्द कहना कठिन था और झांग हान ने चेयरमैन लियू को अपना निर्णय स्वयं लेने देने का निर्णय लिया। यदि चेयरमैन लियू लापरवाह होते तो वे झांग हान की बातें सुनने के बाद हर तरह से आहू को दंडित करते। लेकिन लियू क्विंगफेंग चतुर था और वह जानता था कि झांग हान उसे कॉल के माध्यम से क्या बताना चाहता था। यानी झांग हान ये जानता था और चाहता था कि वह युवा जोड़े को एक मौका दे, लेकिन झांग हान खुद इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। ये सब अध्यक्ष लियू पर निर्भर था। झांग हान को लियू किंगफेंग के उत्तर से पता चला कि वह इस खबर से आश्चर्यचकित था और लगभग अपना दिमाग खो चुका था। इतना ही, मैं वह सब कर चुका हूं जो मैं कर सकता था। आहू, बेहतर होगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। झांग हान ने अपना सिर हिलाया। झाओ फेंग और अन्य लोगों को जल्द ही एहसास हुआ कि झांग हान क्या कर रहा था। हा, झाओ फेंग ने हंसने का बीड़ा उठाया। बाकी सभी हंस पड़े। आहू को बहुत कष्ट होगा, एल्डर मिंग ने मजाक किया। हालांकि वे आहू के प्रति सहानुभूति रखने का दिखावा कर रहे थे, वे सभी जानते थे कि यह आहू का सौभाग्य था जब तक उसने अवसर का लाभ उठाया। कुछ मजाक करने के बाद झाओ फेंग और अन्य लोग अपने कमरे में वापस चले गए। झांग हान उस दिन अपने परिवार और रोंग परिवार के कुछ रिश्तेदारों के साथ बाहर जा रहे थे, इसलिए उन्हें उनके साथ जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद रोंग शेंग, जिया वेई और रोंग योंग, वांग यान और रोंग योंग की बेटी रोंग हान के साथ पहुंचे। रोंग हान झांग ली से 1 वर्ष छोटा था। वह थोड़ी अंतर्मुखी लड़की थी, जिसका संबंध 11 साल की उम्र से ही एकल माता पिता वाले परिवार में रहने से था। भाई रोंग हान अपने पिता की तरह ही विनम्र थे। सभी का विनम्रता से अभिवादन करने के बाद वह और वांग या मिंग मैन के साथ खेलने चली गईं। कुछ मिनट तक बैठने के बाद वे नीचे चले गए और दरवाजे से बाहर चले गए। उन्होंने उस दिन यू गार्डन जाने की योजना बनाई थी, जो एक बड़े पर्यटन क्षेत्र में एक शास्त्रीय उद्यान है। ये लिनहाई में पुराने शहर के उत्तर पूर्व में टाउन गॉड्स टेम्पल के निकट स्थित था। वहां का दृश्य ताजा था और इस बार वे टाउन गॉड टेम्पल के स्नैक्स का स्वाद लेना चाहते थे। वसंत महोत्सव के दौरान लिनहाई में सामान्य से कम लोग थे। जी यान जैसे व्यक्ति के लिए यात्रा करने का यह बहुत उपयुक्त समय था, क्योंकि वह अधिक आराम से रह सकती थी। हालांकि पर्यटकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन कुछ खबरों ने लिनहाई शहर के पूरे मार्शल आर्ट जगत को प्रज्वलित कर दिया था। गु पिंग और गु शुआई, कुलपिता गु के 2 बेटे झांग हानयान द्वारा मारे गए थे। लिनहाई सिटी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के निदेशक गु शिशन और अन्य 6 मददगारों को भी झांग हानयान ने सिर्फ एक चाल से मार डाला। उस दोपहर लगभग 5 बजे माउंट डोंगलाई पर जहां गु परिवार रहता था, 100 मीटर लंबे ब्लेड का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इसमें एक भयानक शक्ति थी। इससे कई लोगों को कई संकेत मिले। झांग हानयान, निर्दयी झांग, इस समय लिनहाई में था और उसने गु परिवार के कई सदस्यों को मार डाला था। गु डोंगलाई नाराज थे और उनके बीच चौंकाने वाली लड़ाई हो सकती थी। ये खबर सुनकर लिनहाई के पूरे मार्शल आर्ट जगत में हड़कंप मच गया। झांग हानयान अद्भुत है। लिनहाई में पहुंचते ही वह गु परिवार के इतने सारे मुख्य सदस्यों को कैसे मार सकता था। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक भी शामिल हैं। वह बहुत भयंकर है। माउंट डोंगलाई के ऊपर ब्लेड की रोशनी एक भयानक संकेत है। लड़ाई कौन जीतेगा, झांग हानयान या गु डोंगलाई? एक मार्शल आर्ट का नया राजा है और दूसरा पुरानी पीढ़ी का सबसे मजबूत है। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो यह मंगल ग्रह के पृथ्वी से टकराने जैसा होगा। झांग हानयान ने प्रसिद्ध होने के बाद से अपने सभी दुश्मनों को मार डाला है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले उसने ड्रैगन टाइगर भाले, एक दिव्य हथियार को रोकने के लिए दानव नृत्य तलवार का उपयोग करके गाई जिंगकोंग को दबा दिया था। नॉर्थ टाइगर गाई जिंगकोंग भी गु डोंगलाई की तरह एक मजबूत बुजुर्ग हैं और उन दोनों के पास दिव्य हथियार हैं। तो शायद झांग हानयान गु डोंगलाई को दबा सकता है और इस अद्भुत लड़ाई को जीत सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही झांग हानयान ने गाई जिंगकोंग को दबा दिया हो, वास्तविक लड़ाई में गाई जिंगकोंग उससे बेहतर हो सकती है। जहां तक गु डोंगलाई की बात है, वह गाई जिंगकोंग जितना ही शक्तिशाली था, जो दैवीय क्षेत्र के मंच के बहुत करीब है। इसके अलावा उसकी गर्जन लॉ कृपान और कृपान कौशल दोनों ही उसे झांग हानयान के साथ लड़ाई में मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर जगह से कई आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर कोई इसे लेकर चिंतित था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साल के अंत में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। गु डोंगलाई के समर्थन में आधे से अधिक आवाजें थीं। झांग हानयान हर जगह झगड़े की तलाश में रहता है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वह अजय है? वह कितने समय से प्रसिद्ध है? उसने इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर गु को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? कितना अहंकारी आदमी है। शायद लिनहाई में उनकी आखिरी लड़ाई होगी। वे अजय ग्रैंड मास्टर जैसी उपाधियों में विश्वास नहीं करते थे। आखिरकार आगे बढ़ाए जाने के बाद चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। हालांकि गु डोंगलाई देश और विदेश में कई उपलब्धियों और प्रसिद्धि के साथ एक वास्तविक सुपर मजबूत व्यक्ति था, जिसने अपनी कृपाण से अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला था। स्वाभाविक रूप से उनके समर्थकों की बड़ी संख्या थी।
झांग हान अभी अभी प्रसिद्ध हुआ था। ऐसे बहुत से लोग थे जो नहीं जानते थे कि उनकी विशिष्ट ताकत क्या थी। सुनने से देखना बेहतर है। कभी कभी इसका मतलब समझ आता था। लेकिन अगर मुख्य कोर्ट को जियांग में बदल दिया गया तो 90% से अधिक मार्शल कलाकार झांग हान का समर्थन करेंगे। दुर्भाग्य से इस प्रकार का समर्थन बेकार था। ये रात के खाने के बाद बातचीत करने जैसा था। कुल मिलाकर यह मामला इस समय मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे चिंताजनक विषय बन गया था, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि लड़ाई छिड़ जाएगी या नहीं। झांग हानयांग को निर्दयी झांग के नाम से जाना जाता था, जो किसी से नहीं डरता था। जहां तक गु डोंगलाई की बात है, उसने लंबे समय से दूसरों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी और गु भाइयों की मौत उसे उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह गु शिशन की मृत्यु को लेकर चिंतित था। कई लोगों ने सोचा कि यह अफसोस की बात है कि गु शिशन की मृत्यु हो गई। उन्हें 1 साल पहले लिनहाई की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था और यह आश्चर्यजनक था कि अंततः एक सहकर्मी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उसकी निडरता ने उसे बेरहम झांग को उकसाने पर मजबूर कर दिया। झांग हान को नहीं पता था कि दूसरों ने उसके कार्यों के बारे में क्या टिप्पणी की है। वह अपने परिवार के साथ यू गार्डन में टहल रहे थे। बगीचे को प्राचीन शैली में डिजाइन किया गया था और जब मिंग मैंग ने इमारतों को देखा तो उसने खुशी से कहा, हम फिर से यहाँ हैं, पापा और माँ। क्या हम बुरे लोगों को पूर्वजों द्वारा पकड़े जाते हुए देखेंगे? मिंग मैंग की बातें सुनकर जियान मुस्कुराए। नहीं, आप उस कॉस्ट्यूम शो के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने जिहांग में देखा था। अब हम लिनहाई में यू गार्डन में हैं और हमारे यहाँ उस तरह का प्रदर्शन नहीं है। लेकिन हम कुछ अन्य दिलचस्प चीजें भी देख सकते हैं। जियान की बातें सुनकर रोंग हान और अन्य लोग समझ गए कि मिंग मैंग का क्या मतलब है। ये पता चला कि मिंग मैंग जिहांग में सोंग सिटी के बारे में बात कर रही थी। यू गार्डन में घूमते हुए उन्हें लगा कि वे प्राचीन काल की यात्रा पर आ गए हैं। जिया वेई ने मिंग मैंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यू गार्डन मिंग राजवंश में बनाया गया था। इसका एक लंबा इतिहास है। दृश्यावली पूरी तरह से अलग है। ये निर्भर करता है कि ये दिन है या रात। रात के समय इमारत पर रोशनी बहुत सुंदर होती है। चलो आज दोपहर को दूसरी जगह खेलने चलते हैं और 2 दिन बाद शाम को मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। धन्यवाद दादी, मिंग मैंग ने उत्तर दिया। इतना प्यारा। जिया वेई और रोंग शेंग मुस्कुराए और मिंग मैंग की ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था। जब झांग हान और उसका परिवार आनंद ले रहे थे लिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, पार्किंग स्थल में लग्जरी मोटरसाइकिलों की एक श्रृंखला के बीच में लंबे लिंकन के बगल में आहू बैठा था और घबराहट से पसीना बहा रहा था। लियू जियारन उसके बगल में बैठी थी और उसने इस भावना को साझा किया। लियू क्विंगफेंग उनके सामने थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। फिलहाल काफिला धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहा था। लियू क्विंगफेंग ने अपना सिर घुमाया, ड्राइवर की ओर देखा और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? आपको कार ले जाने की अनुमति किसने दी? रुकना। हिस, उनके शब्दों ने लियू किंगफेंग को छोड़कर उपस्थित 5 लोगों को डरा दिया, जिनमें लियू किंगफेंग के अंगरक्षक भी शामिल थे। आहू का हाथ थोड़ा कांप गया। इस समय वह वास्तव में डरा हुआ था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का एहसास था। बड़े साहस के साथ उन्होंने लियू किंगफेंग की ओर देखा और कहा, अध्यक्ष लियू, आपको इसके लिए मुझे दोषी ठहराना चाहिए। मैंने अपने अंगरक्षक का कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाया और मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं मिस लियू के प्रति ईमानदार हूँ। मैं तुम्हें शपथ दिलाने का साहस कर रहा हूँ। मूल रूप से वह माहौल को शांत करना चाहते थे, लेकिन लियू क्विंगफेंग और भी उग्र हो गए। उसने सीट के आर्मरेस्ट को जोर से थपथपाया और ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा आपने? क्या आपने कुछ किया है? लियू क्विंगफेंग की अभिव्यक्ति देखकर आहू का चेहरा सिकुड़ गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं चेयरमैन लियू की अनुमति के बिना कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। आहू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। पिछले 2 दिनों में उन्होंने और मिस लियू ने 10 से अधिक बार चुंबन किया था। यहाँ तक कि उसके हाथों ने कई बार मिस लियू को अनियंत्रित रूप से छुआ था। इस घटनाक्रम के मुताबिक वे कुछ दिनों में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बेशक इस सब का आधार यह था कि लियू क्विंगफेंग उन्हें अनदेखा करेंगे, लेकिन वह उन्हें कैसे अनदेखा कर सकते थे? आहू के उत्तर से लियू क्विंगफेंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लियू जियारन ने अपने होंठ काटे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप शांति से बात नहीं कर सकते? आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं? लियू जियारन, मुझे बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 22 साल का हूं। क्या मैं अब तक प्यार में नहीं पड़ सकता? जब आप 22 साल के थे तब आपने मेरी माँ से शादी की थी, है ना? अगर मैं ग्रामीण इलाके में रहती तो शायद अब तक माँ बन गई होती। लियू जियारन ने अपने पिता के चेहरे की ओर देखते हुए शिकायत की। लियू जियारन ने जो कहा वह सच था और लियू क्विंगफेंग को नहीं पता था कि कैसे उत्तर दिया जाए। लेकिन फिर भी वह अभी भी गुस्से में था। लड़की के शब्दों के कारण लियू किंगफेंग को लियू जियारन की मां के बारे में याद आया। वह कुछ देर के लिए पुरानी यादों में खो गए और दुखी हो गए। आहू ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, अंकल लियू, मैं गंभीर हूँ। पिताजी, मुझे आहू बहुत पसंद है। आप अपनी बेटी की खुशी के सामने रोड़ा नहीं बन सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और मेरे बॉस ने यह भी कहा कि चाचा लियू की सहमति के बिना मैं मिस लियू के साथ अपने रिश्ते को गहरा नहीं कर सकता। आहू ने झांग हान का उल्लेख करना समाप्त किया। आहू जानता था कि झांग हान प्रभावशाली था और यहाँ तक कि लियू क्विंगफेंग भी उसका सम्मान करता था। अन्यथा यदि झांग हान उसका बॉस नहीं होता तो आहू को कार से बाहर निकाल दिया जाता। लियू क्विंगफेंग अचानक खामोश हो गए। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक जलाया और खिड़की से बाहर देखा। 1 मिनट बाद सिगरेट पीने के बाद लियू क्विंगफेंग ने ठंडी सांस ली। उसने आहू और लियू जियारन की ओर देखा। शादी करने से पहले आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे सामने एक दूसरे को चूम या गले नहीं लगा सकते। आप बाहर नहीं रह सकते। लियू क्विंगफेंग ने इसके बारे में सोचा और कहा, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं और एक दूसरे के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक बाकी सावधानियों का सवाल है, जब मेरे पास कोई अन्य विचार होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आहू, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। भले ही झांग हान आपका समर्थन करे, लेकिन जब मेरी बेटी की बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और क्या, झांग हान ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें हरा सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, आहू बहुत खुश हुआ और सिर हिलाता रहा। लियू डोंग बहुत सख्त दिखते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। उस समय जियो लिंग, जो पास बैठी थी, ने भी अपना मुंह ढक लिया और हंसी। गुंजन, लियू जियारन ने अपने होंठ भींचे और फुसफुसाया। पिताजी, चूंकि आपने मुझसे वादा किया था, मैं भी सौतेली मां को स्वीकार कर सकती हूँ। बहन जियो लिंग के बारे में क्या?
स्विश, जियो लिंग का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हाल ही में लियू जियारन को इसके बारे में पता चला। उसने सोचा कि अगर वह और आहू भविष्य में शादी कर लेंगे तो उसके पिता बहुत अकेले हो जाएंगे। दरअसल वह बहुत सी बातें समझती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनसे कैसे निपटना है। ये सुनते ही लियू क्विंगफेंग का मुंह थोड़ा कांप उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, मुझे परेशान करना बंद करो। बेहतर होगा कि आप अपना ख्याल रखें और अभी वापस गाड़ी चला लें। इसके साथ ही उन्होंने आगे वाले ड्राइवर को आदेश दिया, जिसने तुरंत अपनी वॉकी टॉकी निकाली और टीम को धीरे धीरे हवाई अड्डे से बाहर निकलने के लिए कहा। लियू किंगफेंग के अंगरक्षक त्यान सेन ने आहू की ओर देखा और धीरे से खांसते हुए कहा, अध्यक्ष लियू, आहू एक आशाजनक व्यक्ति लगता है। वह स्पष्टवादी और ईमानदार थे। त्यान सेन को आहू का किरदार पसंद आया, लेकिन वह उसकी विकास गति से भयभीत भी था। त्यान सेन पहले आहू को आसानी से हरा सकता था, लेकिन स्थिति पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उनकी राय में ऐसे दामाद के साथ चेयरमैन लियू को बिल्कुल भी संकोच नहीं करना पड़ा। लेकिन एक पिता के रूप में लियू किंगफेंग अभी भी अपनी बेटी को किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए अनिच्छुक थे। यहाँ तक कि जब वह विमान में था, तब भी उसने सोचा कि भविष्य में मिंगमैन के बड़े होने पर झांग हान इस तरह की चीज का सामना कैसे करेगा। झांग हान के चरित्र के अनुसार लियू किंगफेंग ने सोचा कि मिंगमैन के प्रेमी को पीटा जा सकता है, अपन किया जा सकता है या यहाँ तक कि मार भी दिया जा सकता है। जहां तक उनकी बेटी और आहू की बात है, लियू किंगफेंग अभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि वह जानता था कि आहू, जिसे झांग हान का समर्थन प्राप्त था, एक अच्छा विकल्प था और लियू जियारन की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या वे इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे भूल जाओ, उसे प्यार से जुड़ी चीजों का अनुभव करने दें। लियू किंगफेंग ने चुपचाप आह भरी और यह वादा किया। रास्ते में आहू ने लियू किंगफेंग के साथ सावधानीपूर्वक बातचीत की। हालांकि लियू किंगफेंग ने शायद ही कभी उस पर ध्यान दिया हो, फिर भी उन्होंने एक सामान्य विषय खोजने की कोशिश की। आहू की राय में वह शर्मिंदा हो सकता था, लेकिन वह दूसरों को शर्मिंदा महसूस नहीं करा सकता था। लियू जियारन परेशान मूड में थी, इसलिए वह कभी कभी आहू की आवाज निकालती थी। उनके शहर में प्रवेश करने के बाद लियू किंगफेंग ने आहू की ओर देखा और मुस्कुराए। क्या आप नए साल के लिए घर नहीं जा रहे हैं? आज नए साल की शाम है, आप अभी भी लिन हाई में क्यों हैं? लियू किंगफेंग से पूछा। वह था आहू के परिवार के बारे में पूछना। आहू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। मैंने अपना गृहनगर छोड़ दिया और कई शहरों में चला गया। आखिरकार मैं हांगकांग आ गया और गैंगस्टर बन गया। जल्द ही मैंने ब्रदर फैंग का अनुसरण करना शुरू कर दिया और ब्रदर फैंग के कुछ लोगों की पृष्ठभूमि मेरे जैसी ही थी। ईमानदारी से कहूं तो वे सभी बाहर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन हम बुरे लोग नहीं हैं। इसलिए हम मिंगमैन सिक्योरिटी के सदस्यों के रूप में अब भी साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा ऐसा है, लियू किंगफेंग ने धीरे से आह भरी। जीवन और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, चाहे आप उन्हें स्वीकार करें या ना करें, परिणाम नहीं बदले जा सकते। आज रात हमारे साथ नए साल की शाम का रात्रिभोज करें, हम आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। धन्यवाद। आहू की आंखें चमक उठी। फिर उन्होंने झिझकते हुए कहा, अध्यक्ष लियू, यदि आप अकेला महसूस करते हैं तो भाई फैंग सहित मेरे साथ दोस्त लिन हाई में हैं। वास्तव में अकेले लियू किंगफेंग का सामना करते समय आहू अभी भी थोड़ा अस्थिर था। क्या उन्हें हान के साथ नहीं जाना है? अरे हाँ, वे नए साल के लिए रोंग परिवार के पास जा रहे हैं और उन्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप उन सभी को आमंत्रित कर सकते हैं। लियू किंगफेंग ने सिर हिलाया। तो फिलहाल मामला सुलझ गया। दूसरी ओर झांग हान और अन्य लोगों ने दोपहर में बहुत सारे विशेष स्नैक्स खाए और दोपहर में जुजिया जियाओ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रोंग हान बहुत उत्साहित था। उन्होंने न केवल एक अस्थायी मार्गदर्शक के रूप में काम किया, बल्कि जियान के साथ कई तस्वीरें भी लीं। जुजिया जियाओ अपने अद्भुत पहाड़ों और झीलों के लिए प्रसिद्ध था। जुजिया जियाओ में 47 वर्ग किलोमीटर का पंखे के आकार का शहर था, जो झीलों और पहाड़ों के परिदृश्य में बसा हुआ था। कुछ लोग इसे शंघाई में वेनिस और डाइंशान झील के बगल में एक मोती मानते थे। ये लिन हाई के 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहरों में से एक था। शहर में कई नदियां थीं और मिंग और किंग राजवंशों में हजारों इमारतें पानी के पास बनाई गई थीं। शहर में 36 पत्थर के पुल अभी भी प्राचीन शैली में बने थे और कई दर्शनीय स्थल थे। ये घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह थी। झांग हान और अन्य लोग नाव पर चढ़ गए और प्राचीन शहर में घूमे, जो बहुत सुखद था। शाम 5 बजे तक उन्होंने मौज मस्ती की और फिर घर लौट आए। एक रेस्तरां में साधारण रात्रिभोज के बाद झांग हान और मिंगमैन पेनिनसुला होटल वापस चले गए, जबकि रोंग शिंग और अन्य लोग रोंग परिवार में वापस चले गए। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्हें अपने परिवार की बड़ी पीढ़ी के रूप में उपस्थित रहना चाहिए। वे शाम 10 बजे तक झांग हान के साथ जाने के लिए रोंग हान से निकले। जी यान ने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वे एक साथ रोंग परिवार की संपत्ति में गए। होटल में वापस आकर मिंगमैन लिविंग रूम में सोफे पर बैठी। झांग हान ने उसके लिए टीवी चालू किया और मिंगमैन एक कार्टून देखने लगी। उस समय रोंग हान ने कोक की 2 बोतलें और दूध का एक छोटा पैकेट निकाला, फिर झांग हान के बगल में बैठ गया। कार्टून देखने के बजाय उसने चुपचाप झांग हान को देखा। अंततः कुछ मिनट बाद झांग हान मुस्कुराया। क्या बात, क्या मेरे चेहरे पर फूल हैं? रोंग हान ने ये शब्द सुने और अपने मुंह पर मुस्कान ला दी। नहीं, मैं बस इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि आपने जी यान का सफलतापूर्वक पीछा कैसे किया। ठीक है, झांग हान ने इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया, ये बहुत कठिन था। यदि मिंग मैंग नामक छोटी दुर्घटना नहीं हुई होती तो झांग हान अपनी कंपनी में जी यान का पीछा करने की कोशिश करती रहती। हालांकि उन्होंने एक साथ बहुत कुछ अनुभव किया था, जिसमें कियाओ लुलुओ का मामला भी शामिल था और उनका रोमांस वास्तव में इतना रोमांटिक नहीं था। उस समय जियान को झांग हान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे उकसाना आसान था। अगर ऐसा दोबारा होता और जियान को 100 तस्वीरें दिखाई जाती तो उसे विश्वास नहीं होता। मुझे इसके बारे में बताओ, रोंग हान ने पूछा। जियान आपको इसके बारे में बताएं। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या तुम्हारा एक लड़का दोस्त है अब? बातचीत के दौरान झांग हान ने रोंग हान की ओर भी देखा। उसकी एक परत वाली पलक और अंडाकार चेहरा था, जो खास तो नहीं था लेकिन प्यारा था। अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरे पास कॉलेज में एक समय था, लेकिन स्नातक होने के बाद हम अलग हो गए, रोंग हान ने उत्तर दिया। क्या अभी काम करते हो? झांग हान ने लापरवाही से पूछा। हाँ, मैं अपने चाचा की कंपनी के एक विभाग में क्लर्क के रूप में काम करती हूँ, रोंग हान ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करती हूँ और मैंने अपने चाचा से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगी। हमारे सबसे बड़े चाचा ने हमारी देखभाल नहीं की, मुझे धीरे धीरे जमीनी स्तर से क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया।
ऐसा लगता था कि झांग हान की मां की शाखा का रोंग परिवार में कोई ऊंचा स्थान नहीं था और यहाँ तक कि रोंग हान को क्लर्क बनने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तुम्हारे चाचा पितृसत्ता रोंग हैं? झांग हान ने पूछा। हाँ, रोंग हान ने सिर हिलाया, लेकिन उसे यह अजीब लगा। क्या मेरे चाचा आप भी चाचा नहीं हैं? चचेरे भाई, आप हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रोंग हान ने अपना शरीर सीधा किया और जारी रखा। अब मेरे तीसरे दादाजी परिवार में सबसे बड़े हैं और उन्हें रोंग चांगजियांग कहा जाता है। वह हमेशा मेरे कई चाचाओं के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करता रहता है और उसे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। रोंग जैनिक सिंह, मेरे सबसे बड़े चाचा, रोंग परिवार के नेता हैं। परिवार से जुड़ी हर चीज में उनका अंतिम अधिकार होता है और वह रोंगटाई बिजनेस कंपनी के प्रभारी हैं। मेरे दूसरे चाचा, रोंग झेनमाओ भी शक्तिशाली हैं। वह परिवहन विभाग के प्रमुख हैं। वे दोनों मेरे सबसे बड़े दादा के बेटे हैं, जिनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे तीसरे चाचा सेना में मेजर हैं और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। उनकी शाखा के अन्य लोग रोंग परिवार में सम्मानित उच्च स्तर के सदस्य हैं। जहां तक मेरे तीसरे दादाजी की शाखा की बात है, मेरे सबसे छोटे चाचा रोंग जिन एक उत्कृष्ट व्यवसायी हैं, जो 2 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। वे 2 कंपनियां पारिवारिक समूह की शाखाएं हैं। वे वास्तव में रोंग जिन के नियंत्रण में हैं और वे मेरे तीसरे दादाजी के समर्थन से एक खुशहाल जीवन जीते हैं। जहां तक चौथे दादा, 5वें दादा और मेरे पिता की शाखा की बात है, तो अन्य शाखाओं की तुलना में वे बिल्कुल सामान्य हैं। भाषण के अंत में रोंग हान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। बेशक, मुझे सारी जानकारी मेरे घर के वयस्कों से मिली। जनसंख्या की दृष्टि से रोंग परिवार एक बड़ा परिवार था। पितृसत्ता रोंग की शाखा में एक अधिकारी और एक व्यापारी था। दूसरे दादा की शाखा में एक मेजर थे। तीसरे दादा की शाखा व्यापार पर केंद्रित थी। परिवार के अन्य सदस्य मूल परत के इतने करीब नहीं थे। उल्लिखित सभी लोग तत्काल पारिवारिक सदस्य थे। उनकी पत्नियां, पति, बच्चे और अन्य रिश्तेदार शामिल नहीं थे। युवा पीढ़ी के हमारे लिए प्रतिस्पर्धा अधिक कड़ी है, लेकिन हमें खेती के लिए अधिक संसाधन नहीं मिलते हैं। रोंग हान ने झांग हान को अपने परिवार के बारे में बताया। हालांकि लंबे समय तक उसकी झांग हान के साथ नहीं बनी, लेकिन जियान और मिंगमैन के कारण रोंग हान को झांग हान का परिवार बहुत पसंद आया। वह उनके साथ अपने कुछ विचार साझा करने को इच्छुक थी। कार्टून देखते हुए उन्होंने बातचीत जारी रखी। 10:30 बजे मिंगमैन को थोड़ी नींद आने लगी। झांग हान ने लिनहाई के नए साल के पार्टी कार्यक्रम को देखने के लिए चैनल बदल दिया। मिंगमैन अचानक खुश हो गई जब उसने जियान को क्रिस्टल पोशाक में एक परी की तरह देखा। वाह, यह माँ है। माँ मंच पर हैं, वह एक गाना गाने जा रही हैं। मेरी भाभी बहुत सुंदर है। रोंग हान आश्चर्यचकित था। झांग हान गर्व से मुस्कुरा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि स्नो वाइट भाग रही है, लिटिल रेड भेड़िए के बारे में चिंतित है, मैड हैटर एलिस को पसंद करता है और बदसूरत बत्तख एक सफेद हंस बन जाएगी। पृष्ठभूमि में बड़ी स्क्रीन पर सभी प्रकार के उत्कृष्ट एनिमेशन के साथ जियान की खूबसूरत आवाज गूंज उठी। गाना खत्म होने तक झांग हान वहीं बैठा रहा। चलो उसे लेने चलें, वह खड़ा है। वे मर्सिडीज बेंज चलाते हुए बाहर गए। वे 10 मिनट बाद टीवी स्टेशन पहुंचे। फिर वे जियान, जोफी और रोंग जियाक्सन के बगल के दरवाजे से बाहर आने से पहले 10 मिनट तक नीचे इंतजार करते रहे। जियान झांग हान की कार में बैठा। जोफी और रोंग जियाक्सन पार्किंग स्थल में मर्सिडीज पर चढ़े और वे एक साथ रोंग के घर गए। उस समय रोंग परिवार भी शानदार था और बड़े परिवार में नए साल का समारोह बहुत जीवंत था। रोंग परिवार लियू किंगफेंग के विला से लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर लिन हाई शहर के केंद्र में रह रहा था। घर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था। ये चीन गणराज्य के काल में बनाया गया एक घर था और इसमें आमतौर पर रोंग परिवार के कुछ बड़े सदस्य रहते थे। युवा पीढ़ी के कई लोग वर्तमान में पास के ऊंचे आवासीय क्षेत्र में रह रहे थे। परिवार का घर आगे है। झांग हान ने गाड़ी चलाते हुए बढ़त ले ली। रोंग हान पायलट सीट पर बैठे थे जबकि जियान और मिंगमैन पीछे की सीटों पर बैठे थे। जोफी और अन्य लोगों ने झांग हान का अनुसरण किया। लियांग हाओ और लियांग मिंग की झाओ फैंग और अन्य लोगों के साथ खेलने गए। झांग ली अभी घर के सामने पहुंचे थे और झांग हान के अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। जब रोंग हान ने बोलना समाप्त किया तो झांग हान ने अपना मोबाइल फोन वापस ले लिया। उस पल में रोंग हान मुस्कुराया। चचेरे भाई, तुमने आज रात बहुत सारे फोन कॉल का उत्तर दिया। हम बहन यान, उसने बहुत सारे फोन कॉल का उत्तर दिया। आपको सावधान रहना होगा, वह बहुत सुंदर है। अन्य छोटी बहनों को उसे आपसे छीनने न दें। हाँ, जियान उन शब्दों को सुनने के बाद हंसने से नहीं रोक सका। उन्होंने इस वक्त कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। उसने कुछ औपचारिक कपड़े पहनने का इरादा किया था, लेकिन झांग हान की आकस्मिक शैली से मेल खाने के लिए उसने अंततः खुद को कुछ ढीले कपड़े पहने। हालांकि उसके खूबसूरत चेहरे की तुलना में कपड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ये सिर्फ शैली का बदलाव था। रोंग हान की बातें सुनकर जियान ने उत्तर दिया, यह उस पर निर्भर करता है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं आमतौर पर उसकी गोपनीयता जानकारी नहीं पढ़ता। खैर, जब मैं काम पर बाहर जाता हूं तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती। जियान की बातें रुक रुक कर हो रही थी क्योंकि उसने रोंग हान को कुछ नहीं बताया था, लेकिन मतलब काफी साफ था, यानी उसे झांग हान पर पूरा भरोसा था। ये सच है, मिंगमैन के रहते हुए कोई भी अन्य महिला उसके करीब नहीं आ सकती। वस्तुतः वह प्रेम का ही उन्नयन था। जियान को इस समय बहुत खुशी और गर्मजोशी महसूस हुई। लेकिन फिर जियान ने उत्सुकता से पूछा, आपको किसने बुलाया? माँ, वहां बहुत सारे लोग थे। मिंगमैन ने अपना छोटा सिर उठाया और कहा, ये दादा, दादी और थे। मिंगमैन का छोटा चेहरा डरा हुआ लग रहा था और उसकी स्पष्ट बड़ी आंखें नहीं झपक रही थीं। इसमें देखा जा सकता है कि वह दूसरे लोगों के नाम के बारे में सोच रही थी। कौन है वे? उनके नाम क्या हैं? ओह, मैं इसे भूल गया। मेरे ससुर और सास, जीलोंग, चाचा जीपेंग, चाची डोंगलिंग, प्रोटेक्टर लिंग, मोचेंगफिंग, लुओशान और लुओचेंगवन सहित कई बुजुर्ग। इसके अलावा दूसरे परिवारों के कुछ लोगों ने अभी मुझे फोन किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरा फोन नंबर कहां से मिला। झांग हान ने अपना सिर हिलाया। अनजाने में उसका पारस्परिक नेटवर्क तेजी से मजबूत हो गया। हालांकि झांग हान ने कभी भी अपनी ताकत के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया। यदि वह इतनी ताकत वाला निर्दयी झांग नहीं होता तो वे उस पर नजर भी नहीं डालते। पारस्परिक नेटवर्क ताकत और स्थिति से संबंधित था और झांग हान के सभी दोस्त बहुत अच्छे थे। अगर झांग हान अकेला होता तो शायद वह किसी से दोस्ती नहीं करता, लेकिन वर्तमान में उनका एक परिवार था और कभी कभी उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत होती थी। कितने लोग? मुझे लगा कि केवल मेरे माता पिता ने ही तुम्हें बुलाया है। जियान ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। जी परिवार के घर पर कई लोग उनका कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम के 10 मिनट बाद जी कियांग और जू जिन्यू ने उसे फोन किया।
यही आगे है। तभी रोंग हान ने दाहिनी ओर के घर की ओर इशारा किया। घर को घेरने वाली लोहे की बाड़ थी और रणनीतिक बिंदुओं पर निगरानी उपकरण थे। घर के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों के बीच से कुछ रोशनी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। 50 मीटर से अधिक आगे बढ़ने पर वे करीब 13 इमारतें देख सकते थे, जिनमें से अधिकांश आधुनिक शैली के विला थे। उनका दृष्टिकोण सीमित था, मकानों की वास्तविक संख्या इससे अधिक होनी चाहिए। वे सामने का गेट बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे। गेट के किनारे एक मर्सिडीज बेंज कार खड़ी थी। झांग हान की तरफ कार देखने के बाद ड्राइवर ने अपनी कार स्टॉप की और यह संकेत देने के लिए कि वह झांक ली थी, कार का हॉर्न 2 बार बजाया। चलो बस अंदर चलते हैं। नए साल की पूर्व संध्या का रात्रि भोज बड़े रेस्तरां में है। बहुत सारे लोग हैं, रोंग हान ने समझाया। झांग हान के अंदर आने के बाद रोंग हान ने सह पायलट की खिड़की नीचे कर दी और गार्ड को इशारा किया, दरवाजा खोलो। दोनों गार्डों ने ध्यान से देखा और पाया कि वह रोंग परिवार की सदस्य थी। उन्होंने सीधे दरवाजा खोला और 3 कारों को अंदर आते देखा। रोंग परिवार का लोहे का गेट भी चीन गणराज्य की शैली में था, जो अनोखा दिखता था। ऊपर दिए गए चिन्ह पर लिखा है, रोंग कबीले का निवास, या इसे रोंग परिवार कहा जा सकता है। रेस्तरां केंद्र के दाहिनी ओर था। भीतरी क्षेत्र में एक छोटा सा प्राचीन घर था और बाहरी क्षेत्र में चीन गणराज्य के काल में बने कई विला थे, जो सभी मूल थे। झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना को सक्रिय किया और 2 सेकंड में पूरे रोंग परिवार को स्कैन कर लिया। वांग मिंग के अलावा रेस्तरां में कोई अन्य मार्शल कलाकार नहीं थे। प्राचीन घर के पिछवाड़े में 1 दर्जन से अधिक मार्शल कलाकार थे। सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर प्रारंभिक चरण में था और मध्य चरण के करीब था, वह रोंग चांगजियांग होना चाहिए। जहां तक अन्य मार्शल कलाकारों की बात है, उनमें से कोई भी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर नहीं था। जबकि उनमें से अधिकांश प्रारंभिक चरण में थे, उनमें से केवल कुछ ही स्वर्ग चरण में थे। रोंग परिवार में बहुत सारे मार्शल कलाकार नहीं थे और उनकी ताकत मजबूत नहीं थी। यही कारण हो सकता है कि रोंग परिवार बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं था। जब वित्तीय संसाधन एक निश्चित सीमा तक विकसित हो गए तो अक्सर दूसरी दिशा में सफलता की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए मार्शल कलाकार जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करते थे। हान, तुम यहाँ हो। रोंग शिंग और जिया वेई रेस्तरां के बगल में पार्किंग स्थल पर खड़े थे। जब उन्होंने झांग हान और उसके दोस्तों को उतरते देखा तो वे झांग हान का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। नमस्ते। इसके बारे में सोचने के बाद मिंग मैन को याद आया कि उन्हें कैसे बुलाना है और उसने अपना हाथ हिलाया। अरे दादी, दादा। नमस्ते। मिंग मैन को जवाब देने के बाद जिया वेई मुस्कुराई। अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। मैंने विशेष रूप से रसोई से आपके लिए मांस और सब्जी के भरावन के साथ पकौड़ी तैयार करने के लिए कहा है। हमारे यहाँ अलग अलग व्यंजन हैं और नए साल की पूर्व संध्या के लिए चावल के केक भी हैं। पापा, हम अपने नए साल की शाम के खाने में क्या लेंगे? मिंग मैन ने ऊपर देखा और झांग हान से पूछा। तुम्हारे पिता का जन्म उत्तर में हुआ था, जहां हमने नए साल के लिए पकौड़ी खाई थी। आपकी माँ का जन्म सिंगापुर में हुआ था, इसलिए नए साल के लिए। झांग हान ने जियांग की ओर देखा। वह नहीं जानता था कि सिंगापुर में उनके पास क्या है। हम घर पर पकौड़ी भी खाते हैं। अब हम कुछ और चीजें भी खा सकते हैं। और भी खास बात है रिच साशिमी। हम आमतौर पर नए साल के लिए ढेर सारा खाना खाते हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक है, जियांग ने उत्तर दिया। वसंत महोत्सव हमारे बचपन में अधिक दिलचस्प लगता था। रोंग शिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। पहले हम हर दिन मांस जैसे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते थे। जब मैं बच्चा था, हमारे पास बहुत कम मांस होता था और मैं सामान्य समय में इसे नहीं खा सकता था। लेकिन नए साल में, चाहे आपके पास पर्याप्त पैसा हो या न हो, हर परिवार बड़ी संख्या में व्यंजन तैयार करेगा। यह मेरी भूख के लिए एक वास्तविक दावत थी। रात के खाने के बाद वहाँ कई बच्चे एक साथ खेल रहे थे, जो बहुत दिलचस्प था। अब हमारे पास सामान्य समय पर सभी प्रकार के व्यंजन होते हैं और वसंत महोत्सव धीरे धीरे पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया है। बेशक कुछ चीनी अभी भी नए साल के रात्रिभोज के मामले में दूसरों के साथ तुलना करना पसंद करते हैं। अंत में रोंग शिंग ने धीरे से आह भरी। वयस्कों को सुनते समय मिंग मैंग ने अपनी स्पष्ट बड़ी आंखों से चारों ओर देखा, जो बहुत प्यारा था। वहीं रेस्तरां में 1 दर्जन गोल मेजें लोगों से भरी हुई थीं। परिवार की प्रत्येक शाखा 1 या 2 मेजों पर बैठी थी और कुछ सहयोगी बच्चे भी थे। दाईं ओर एक मेज पर रोंग योंग, वांग मिंग, रोंग जियाक्सिन और रोंग शिंग का बेटा बैठे थे। अन्य टेबलों से अलग इतने स्वादिष्ट भोजन का सामना करने पर भी उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई। ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक टेबल पर परिवार के सदस्यों का नेतृत्व कम संख्या में लोग कर रहे थे। सबसे केंद्रीय डाइनिंग टेबल का नेतृत्व रोंग परिवार के मुखिया रोंग जैनिक सिंह ने किया था। अगली तालिका का नेतृत्व रोंग जैनिक सिंह के भाई और परिवहन विभाग के निदेशक रोंग जैनमाओ ने किया। तीसरी तालिका का नेतृत्व एक प्रमुख रोंग फैन ने किया। जहां तक रोंग चांगजियांग की मेज का सवाल है, इसका नेतृत्व रोंग जिन ने किया था, जो बहुत छोटा था। परिवार के अन्य सदस्य सभी नेताओं का सम्मान करते थे। इससे पता चला कि वे शक्तिशाली थे और रोंग परिवार के पक्षधर थे। नए साल की शाम का रात्रिभोज रात 11 बजे शुरू हुआ। रोंग योंग ने समय देखा, फिर सबसे बीच वाली टेबल पर गया। वह रोंग जैनिक सिंह से कुछ फुसफुसाने के लिए नीचे झुका। पैट्रियार्क, मुझे आज दोपहर को आपसे कुछ कहना है। उस समय आप बाहर व्यस्त थे। रोंग जैनिक सिंह के बोलने से पहले उनकी पत्नी वांग सिबेई ने पहले कुछ कहा। हाँ, हम वांग डोंग और कुछ अन्य लोगों से मिलने के लिए बाहर गए थे, क्योंकि कल हमारी वार्षिक पारिवारिक बैठक होगी। तो आपने जैनिक सिंह से बात की? क्या यह अभी भी रोंग हान के काम के बारे में है? मैं आपको बता चुका हूं कि वह फिलहाल सक्षम नहीं है। उनके लिए बेहतर होगा कि वह कुछ वर्षों तक जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करें। अगर उसमें योग्यता है तो हम उसे जरूर प्रमोट करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण है वह कल होने वाली वार्षिक बैठक है। हालांकि उसका स्वर कोमल और गर्म था, रोंग योंग जानता था कि वह उसे अस्वीकार कर रही थी। उस समय रोंग योंग ने किनारे बैठे अपने बेटे को देखा और सोचा, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार जमीनी स्तर से कड़ी मेहनत करें, तो आपका बेटा सीधे किसी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कैसे काम कर सकता है? परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, संसाधन सीमित थे और कभी-कभी क्षमता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती थी। जहां तक रोंग परिवार की वार्षिक बैठक का सवाल है, ये साल का सारांश और नए साल की शुरुआत थी। नए साल की शुरुआत कैसे करें? तभी बात सामाजिक रिश्तों की आई। ये जानना जरूरी था कि परिवार को कितना सहयोग मिल सकता है और उच्च पदों पर बैठे कितने लोग बैठक में भाग लेने आ सकते हैं। रोंग योंग ने अपना सिर हिलाया। वार्षिक बैठक में अक्सर उनकी शाखा की अनदेखी की जाती थी। उन्होंने इससे कोई आशा नहीं रखी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह इस बारे में नहीं है। जियाली का बेटा नया साल मनाने के लिए यहाँ आ रहा है। ओह, रोंग जैनिक सिंह ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह इस समय यहाँ क्यों आ रहा है?
नए साल के पहले दिन क्यों नहीं आए? हान अब झांग परिवार का सदस्य नहीं है, रोंग योंग ने समझाया, और वह अब बहुत शक्तिशाली है। वह है एक। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, रोंग जानिक ने उस पर नजर डाली और कहा, यहाँ तक कि झांग परिवार भी उसे मना कर देता है। मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह बहुत शक्तिशाली है। रोंग योंग ने ये देखा और अचानक ये कहना नहीं चाहता था। उनके लहजे से ऐसा लग रहा था कि जियाली और गुआंग्यो उनके लिए दुर्भाग्य लेकर आएंगे। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें बताया कि झांग हान एक जनरल था, तो रोंग जेंगसिंग भी अपने लोगों के साथ हान का स्वागत करने के लिए निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह चुपचाप बैठकर नए साल के रात्रिभोज का आनंद लेना पसंद करेंगे। यहाँ तक कि पितृपुरुष भी दंग रह जाते अगर उन्हें पता चलता कि उन्हें ब्यूरो चीफ के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे रोंग परिवार की संपत्ति में कितने दिन रहेंगे? रोंग जानिक सिंह ने फिर पूछा। मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। उन्हें कुछ और करना है, रोंग योंग ने उत्तर दिया। शब्द सुनने के बाद रोंग जानिक सिंह की भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, उन्हें हमारे साथ नया साल मनाने दो। ये दयनीय है कि वसंत महोत्सव के दौरान उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। शब्द सुनने के बाद रोंग योंग ने भारी और थोड़ा सिर हिलाया। जब वह एक कदम उठाने वाला था, रोंग जानिक सिंह की पत्नी वांग सिबेई ने लिटिल नट स्वर में कहा, बुजुर्गों ने जो कहा वह सही था। जियाली को उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। अब वह रिकॉर्ड्स के साथ लेट जा रही है और वह अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती है, जिसमें नए साल के लिए अपनी माँ के घर जाना है। वे कितने दुखी हैं। उसने अपनी चॉपस्टिक के नीचे राखी और रोंग योंग को देखा। ऐसा नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे आपस में दुश्मनी करते हैं। यह उनके माता पिता की गलती है। उनकी शादी नहीं होनी थी। भूल जाओ, मैं आज इन पोर्टफोलियो के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए छोड़ देता हूँ और फिर उनकी जान बचाने के लिए उन्हें कई मिलियन युवा इकाइयाँ देता हूँ। मैं अन्य रिश्तेदारों को दिखाता हूँ कि हम प्रिय हैं। वांग सिबेई की बातें सुनकर रोंग योंग नाखुश हो गया। वांग सिबेई परिवार में अपनी वामपंथी और मतलबी शैली के लिए प्रसिद्ध थी और वह एक उपयोगितावादी महिला थी। लेकिन सौभाग्य से ये रोंग जानिक सिंह जो पारिवारिक मामलों का प्रभारी था, वे यहाँ विशेष रूप से शीर्ष पर आए हैं। मदद या कुछ भी मूल्यवान नहीं, रोंग योंग ने लिटिल सा नानह चदाते हुए उत्तर दिया। इसके अलावा वे काफी अमीर हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? झांग हान एक जनरल हैं और जी यान एक प्रसिद्ध स्टार हैं। क्या वे गरीब हैं? रोंग योंग की आवाज हल्की तेज थी, जिसे रोंग जानिक सिंह की जादुई मेज पर उपस्थित अन्य लोगों ने सुना था। उसकी शाखा के सभी लोग रोंग योंग को देखने के लिए ऊपर उठ गए थे। वे सभी लोग थे। अनुभाग प्रमुख क्या कह रहे हैं? आउच! वांग सिबेई ने अनाप शनाप कहते हुए कहा, हाँ, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। न भी स्वीकारो तो मरी हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? क्या मेरे साथ बेलमैन जैसा व्यवहार करना है? हमारे बुजुर्ग चाचा के परिवार के सभी सदस्य अपने अधिकार की रक्षा करते हैं और जिद्दी हैं। अब रोंग जियाली के बच्चे आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उन सभी को 2 साल से अधिक समय पहले झांग परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। उनके पास पैसे की कमी कैसे नहीं हो सकती? योंग, अपने व्यक्तिगत शेयरों से देरी न करें। शायद उन्हें अपना पैसा बचाने के लिए बहुत सारी बर्बादी है। हाँ, रोंग योंग खराटे लेने में मदद नहीं कर सका। बेहतर होगा कि आप इतनी ही न खरीदें। प्रतिभागियों की खुशी को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है, परंतु रुको, रोंग जानिक सिंह ने कहा, वे जियाली के बच्चे हैं और उनका यहाँ आना है। उनकी खुशी उनका अपना मामला है और हमें उनकी देखभाल करने की बर्बादी नहीं है। इतनी ही है। रोंग जानिक सिंह की बातें सुनकर वांग सिबेई ने अपना भाषण समाप्त कर दिया। रोंग योंग ने अपनी असली हिलाई और कहा, मैं बाहर बैठूंगा और उन्हें अंदर डालूंगा। फिर वह मुचा और चला गया। जैसे ही वह 2 कदम चला, पीछे की ओर से कई आवाजें लेकर आ गया। वे हमारे पास मदद के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें कुछ पैसे दे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि मैं उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी दे सकता हूँ। वास्तव में वे दुखी हैं। उनकी क्षमता सीमित है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उन टिप्पणियों को सुनने के बाद रोंग योंग अभी भी शांत रहा, लेकिन वह वास्तव में बहुत गुस्से में था। एक अधिकारी के तौर पर उन्हें सारी जानकारी पहले से जारी करना पसंद नहीं था। अगर रोंग शेंग वहां होता तो वह उन लोगों से बहस करता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह एक जनरल हैं। वांग मिंग और वांग या, जो दूसरी तरफ बैठे थे, पहले से अधिक गंभीर थे। अज्ञानता, वांग मिंग ने धीरे से कहा। वे अभी भी कुछ ज्यादा ही दम्भी हैं। वांग या की आंखों में निराशा की झलक थी। उसने अपनी मां से सुना था कि परिवार की पुरानी पीढ़ी एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, सभी शाखाओं के लोग धीरे धीरे दूर होते गए। जब से उनका परिवार वापस आया, उन्हें बधाई देने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। जहां तक रोंग परिवार के तीसरे मास्टर रोंग चांगजियांग का सवाल है, जो ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज की तैयारी के लिए बंद दरवाजे पर खेती कर रहे थे, वह परिवार के सभी मार्शल कलाकारों के साथ 11 बजे उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। परिवार के अन्य सदस्य, फिर वह खेती करने के लिए वापस चला गया, क्योंकि उसने उस रात कुछ सफलता हासिल करने की योजना बनाई थी। वांग मिंग ने तीसरे चाचा को यह बताने का इरादा किया था कि हान झांग हानयांग था, और जब रोंग चांगजियांग सफलता हासिल कर रहा था तो शायद हान कुछ मदद की पेशकश कर सकता था। हालांकि वांग मिंग अभी अभी लौटा था और उसने रोंग शेंग से सुना कि रोंग चांगजियांग अभी अभी निकला था। रोंग चांगजियांग लंबे समय से सफलता की तैयारी कर रहे थे। ठीक तभी रोंग योंग दरवाजे की ओर चला और उसने कई मीटर दूर लोगों के एक समूह को देखा। उन्होंने झांग हान और उनके परिवार, रोंग शेंग और जिया वेई, साथ ही झांग ली और जोफी को देखा। जियान अभी अभी स्प्रिंग फेस्टिवल पार्टी से निकली थी और उसने अपना मेकअप नहीं हटाया था। उसके लंबे बालों को हेयरड्रेसर ने सावधानीपूर्वक डिजाइन किया था, जो प्राकृतिक दिखते थे लेकिन बहुत नाजुक थे। मिंग मैंग हमेशा खूबसूरत थी। उसने झांग हान और जियान का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से बड़ी खिड़कियों वाले रेस्तरां को देखने लगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मिंग मैंग ने कहा। जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने रोंग योंग को रेस्तरां के दरवाजे से बाहर आते देखा। पापा, रोंग हान शांति से उसकी ओर चला और मुस्कुराया। एक दिन के संपर्क के बाद झांग हान और अन्य लोगों ने रोंग हान को उसके पिता के सामने बहुत शांत पाया। जब तक रोंग योंग उनके साथ नहीं था, लड़की अधिक सक्रिय और जीवंत रहेगी। हाँ, रोंग योंग ने सिर हिलाया। रोंग शेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, क्या आपने कुलपति को इसके बारे में बताया? मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए? रोंग योंग ने पूछा। जनरल झांग के बारे में कुछ। रोंग शेंग भ्रमित था। क्या तुमने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया? रोंग योंग का मुंह थोड़ा कांप उठा। नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने हान के इरादे को गलत समझा है।
आइए उन्हें नजरअंदाज करें और अकेले ही नया साल मनाएं। चाचा के निधन के बाद से परिवार बदल गया है। रोंग जियाक्सिन ने आह भरी, फिर वह झांग हान और जी यान की ओर देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, दूसरा भाई सही कह रहा है। हम यहाँ पहले भाई और दूसरे भाई से मिलने आए हैं। यदि वे हमें देखना नहीं चाहते हैं तो हम अपने तरीके से वसंत महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। झांग हान और जी यान ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वे रोंग शेंग के साथ अंदर गए। रोंग योंग और वांग सिबेई के बीच हुई बातचीत पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था और शराब पीने वाले कई लोग थोड़ा ऊंचे स्वर में बात कर रहे थे, जिससे रेस्तरां में रौनक बढ़ गई थी। क्या? अचानक एक लाल चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजे की ओर देखा और चिल्लाया। फिर उसने अपनी नजर सामने टीवी पर डाली, जिस पर लिन हाई टीवी स्टेशन का नए साल का कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसकी नजर वापस दरवाजे की तरफ गई। उसका चेहरा बदल गया। मैं अब सपने नहीं देख सकता। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। लोगों का टीवी से बाहर आना अजीब है। नहीं नहीं, मैं मतिभ्रम क्यों कर रहा हूँ? क्या हम खराब शराब पी रहे हैं? उसके बगल वाले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह एक वास्तविक व्यक्ति है। यह जियान है। अरे बाप रे, वह हमारे घर आई थी। 20 साल की महिला की आंखें खुली हुई थीं। ये बड़ी खबर है, जियान के लिए नए साल के लिए हमारे घर आना। वाह, मुझे डर है कि मेरे सभी दोस्त मुझसे ईर्ष्या करेंगे। उसने एक बच्चे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्यों? वह बच्चा बहुत सुंदर है। उसके बगल वाला आदमी कौन है? वह कैसे? झांग हान और जियान के आने से धीरे धीरे रेस्तरां के सभी लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। रह रहकर उद्गार निकल पड़े। जियान, वह यहाँ देह में है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई लोग हैरान रह गए। कई युवा पुरुष और महिलाएं जो जियान को पसंद करते थे, खड़े होकर उसे घूरने से खुद को रोक नहीं सके। ठीक है, सभी को नया साल मुबारक हो। मिंग मैंग ने पाया कि बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उसने उनकी ओर हाथ हिलाया और फिर जियान का हाथ पकड़ लिया। जियान ने धूप का चश्मा नहीं पहना था। उसने उनकी ओर देखा, मुस्कुराई और विनम्रता से सिर हिलाया। झांग हान ने भीड़ की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। रोंग शिंग और जिया वेई मुस्कुराते रहे और सिर हिलाते रहे। उनके बैठने के बाद उनके बगल में चपटे बाल कटवाने वाला एक आदमी मुस्कुराया और पूछा, हे भगवान, पिताजी, आपने सुपरस्टार को यहाँ लाने का प्रबंधन कैसे किया? बदबूदार लड़का, वह तुम हो। तुम्हारा चचेरा भाई झांग हान, जियान झांग हान की पत्नी है और मिंग मैंग उनकी बेटी है। हान और ली, वह मेरा बेटा रोंग नान है। रोंग शिंग ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। झांग हान एक जनरल थे और रोंग शिंग ने उन्हें युवा पीढ़ी में से एक मानने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई और बहन। नमस्ते, मिंग मैंग। रोंग नान ने उनका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। उपस्थित अन्य लोग इस समय बहुत भ्रमित थे। क्या चल रहा है? जियान झांग हान की पत्नी है और वह लड़की उनकी बेटी है। ये देखकर वांग सिबेई को असहजता महसूस हुई। उसने बस कुछ अप्रिय कहा था और वह गलत साबित हुई। जियान झांग हान की पत्नी थी और जाहिर तौर पर उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। जियान के लिए भाग्य कमाना बहुत आसान था। जब उसने रोंग शिंग और रोंग योंग को खुलकर और खुशी से बात करते देखा तो वह दुखी हो गई। क्लैपट्रैप द्वारा उपकार करना, वांग सिबेई फुसफुसाए। वह नहीं था क्योंकि रोंग शिंग झांग हान उसके स्वागत के लिए नहीं गया था। कुलपति अभी भी बचे हुए हैं। तुम क्या चाहते हो? वास्तव में अगर वह सिर्फ रोंग योंग पर अनारक्षित नहीं होता तो रोंग शिंग ने झांग हान को अपना मिलवाया होता है। दरअसल खाने के महीने में बाकी लोगों ने अपना खाना लगभग खत्म कर लिया था और उनमें से कुछ ने रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने यान को देखा तो उन्होंने सर्वसम्मति का निर्णय लिया ताकि वे रात्रि भोज का आनंद उठा सकें। लगभग 5 मिनट बाद रोंग शिंग की मांस पर गर्म पकौड़ी की कई प्लेटें गिर गईं। कई लोगों को लगा कि पकौड़ी खाना उनके लिए अजीब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर क्षेत्र में नए साल की पूर्व संध्या की अलग अलग रीति रिवाज थी। दूसरे शब्दों में, उत्तर में लोगों को यह अजीब बात है अगर वे किसी को नए साल का जश्न मनाने के लिए चावल केक की सब्जी देखते हैं। अचानक रोंग जैनिक्सिंग के महीने में एक 7 या 8 साल के लड़के ने कुछ उम्मीद के साथ कहा, मैं भी पकौड़ी खाना चाहता हूँ। उसने सुना, वांग सिबे महत पाने से खुद को रोक नहीं सके। आप क्या खाना चाहते हैं? क्या आपका पेट नहीं भरा? स्विश, पूरा रेस्तरां अचानक शांत हो गया। सभी ने चौंका दिया। वांग सिबे की ओर से अपने संपर्क को गए। कुलपति की पत्नी नाराज है क्योंकि नवागंतुकों ने उनका स्वागत नहीं किया। बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्हें उम्मीद थी। उस समय वांग सिबे को अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका मिला था। उसने छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, वेक्सी, लड़की बस बहुत हो गई। तुमने क्या नहीं कहा कि तुम सोने जा रहे हो? फिर आप आराम के लिए वापस जा सकते हैं। जल्दी सो जाओ और कल जल्दी निराश हो जाओ अपने पिता के साथ अपने दादाजी से मिलने जाओ। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप अन्य लोगों के घर जाएं तो सबसे पहले उनका स्वागत करें। यह एक मानक और नियम है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप अपना पैसा बना लेंगे। इस रिपोर्ट से कई लोगों के चेहरे बदल गए। जाहिर है, वह रोंग शेंग की मांस पर उन लोगों को चेतावनी दे रही थी। स्विश, सभी ने अपनी निगाहें रोंग योंग की मेज की ओर घुमाई। उसने यह बात सबके सामने कही जिससे रोंग शेंग की शाखा में परिवार के उन सदस्यों को शर्मिंदगी हो सकती है। लेकिन वे इसे रोक नहीं सके क्योंकि यह कुलपिता की पत्नी वांग सिबेई थी जो दूसरों को डांट रही थी। उन पर उसका अधिकार था। और दूसरा पक्ष रोंग शेंग और छठे मास्टर की शाखा थी जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक व्यवहारिक थी, यहाँ तक कि परिवार के मूल से भी बहुत दूर थी। यदि दूसरा पक्ष रोंग फैन था जो एक प्रमुख था जो दूसरे मास्टर की शाखा था, या रोंग जिन, एक अमीर व्यापारी था जो तीसरी भगवान की शाखा थी, तो क्या वह इस तरह से बात करेगी? जाहिर है, वह उस मामले में वही काम नहीं कर सकती थी। हालांकि रोंग शेंग की ताकत खराब थी और उसने वांग सिबेई के साथ ऐसे सार्वजनिक स्थान पर बहस करने का साहस किया जो उसके नियंत्रण से परे था। वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को रोंग शेंग से सहानुभूति नहीं थी और यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। यहाँ तक कि कुलपति रोंग जैनिक्सिंग भी चुप थे और उन्होंने रोंग शेंग पर एक नजर भी नहीं डाली जिससे उनका रवैया जाहिर हो गया। तभी लगे झटके के बाद हर कोई चौंकने के बजाय जियान के आने को लेकर उत्सुक था। वे सभी किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाए, उन्होंने पहले से ही कुलपति को सूचित क्यों नहीं किया कि वे किसी को लाएंगे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें डांटा जा रहा है। हाँ, यह उनकी गलती है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि जियान के पास वह प्यारी लड़की कौन है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सबकी निगाहों में रोंग शेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। जी यान की चॉपस्टिक रुक गई और झांग हान ने वांग सिबेई पर उदासीन नजर डाली। रोंग शेंग ने सीधे अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और वांग सिबेई को गुस्से से देखा। रोंग शेंग ने मिंगमैन की ओर देखा और कहा, चलो मिंगमैन को और पकौड़ी खानी चाहिए। ये पकौड़े वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं इन्हें विशेष रूप से आपके लिए ऑर्डर करता हूँ और मैं कभी भी दूसरों को इसे खाने के लिए आमंत्रित नहीं करता हूँ। धन्यवाद दादाजी, मिंगमैन ने धीरे धीरे पकौड़ी खाते हुए धन्यवाद कहा। हाँ, कितनी प्यारी लड़की है। जिया वेई मुस्कुराई, फिर झांग हान और जी यान की ओर देखकर कहा, हान और यान तुम्हें भी और खाना चाहिए। ठीक है धन्यवाद, जी यान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनकी मुस्कुराहट ने वहां मौजूद कई लोगों को चौंका दिया। वांग सिबेई और भी अधिक असंतुष्ट थे। वह खर्राटे लेती हुई अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटकने लगी। धमाके ने रेस्तरां को और अधिक शांत कर दिया। शेंग और योंग, वांग सिबेई ने उन्हें एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। आप उन्हें नए साल के लिए घर लाए और उनके बुजुर्गों के रूप में आप नियमों का पालन कैसे नहीं कर सकते? हम अभी भी यहीं बैठे हैं। यदि आप हमें तुच्छ समझते हैं तो आप यहाँ रुकने के बजाय रात के खाने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। जिया वेई, आप योंग की पत्नी हैं, तुम्हें उसकी परवाह क्यों नहीं है? अलावा इस बार उसके जारी रहने की प्रतीक्षा किए बिना रोंग जियाक्सिन खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वांग सिबेई, इस तरह से बात करना बंद करो। आपके पास क्या अधिकार है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बस कह दीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो बस चुप रहें। यदि तुम बकवास करते रहते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। टकराना। पूरे रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। जो लोग रोंग जियाक्सिन से परिचित नहीं थे वे बहुत आश्चर्यचकित थे। वह वांग सिबेई से बिल्कुल क्यों नहीं डरती? वांग सिबेई का चेहरा गुस्से से लाल था। वह इतनी गुस्से में थी कि अपनी सीट से उछल पड़ी। जब वह कुछ कहने ही वाली थी तो कुलपति रोंग जैनिक ने कहा, ये काफी है। नए साल की शाम का रात्रि भोज लगभग खत्म हो चुका है। यदि आप आराम करने के लिए वापस जाना चाहते हैं तो बस ऐसा करें। कल होने वाली वार्षिक बैठक पर आप सभी को विचार करना चाहिए। रोंग जैनिक की बातें सुनकर वांग सिबेई ने बात करना बंद कर दिया। हालांकि वह अभी भी गुस्से में थी। उसने अब रोंग जियाक्सिन की ओर नहीं देखा। वांग सिबेई को पता था कि रोंग जियाक्सिन के पति के परिवार के सभी सदस्य व्यापार मंडल और मार्शल आर्ट मंडल दोनों में शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, इसलिए उसने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वांग मिंग रोंग जियाक्सिन के पास बैठा था। रोंग चांगजियांग अक्सर वांग परिवार की प्रशंसा करते थे जब उन्होंने सुना कि वांग मिंग मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के चरण तक आगे बढ़ गए हैं और रोंग जियाक्सिन स्वर्ग चरण मास्टर के चरण तक आगे बढ़ गए हैं। इसलिए भले ही वह संतुष्ट थी, रोंग जियाक्सिन के सामने आने पर वह केवल अपना मुंह बंद कर सकती थी। रोंग जैनिक के छोटे भाई रोंग जैनमाओ, जो यातायात प्रमुख हैं, ने भी कहा, आज नए साल का दिन है। शिष्टाचार की ज्यादा चिंता मत करो भाभी, मेरा भाई सही है। अब जो मायने रखता है वह कल की वार्षिक बैठक है। हाँ माँ। इस समय रोंग जैनिक के बेटे ने भी वांग सिबेई की ओर देखा और कहा, खुश रहो। यदि आप गंभीर हैं तो आप गेम हार जाएंगे। महत्वहीन बातों पर ध्यान मत दो। गुंजन। वांग सिबेई खड़े हुए और ठंडी खर्राटे के साथ बोले, आप सही कह रहे हैं। नए साल की शाम का रात्रि भोज खत्म हो गया है। मैं मास्क लगाने के लिए वापस जाऊंगा। चल दर। कुलपति रोंग जैनिक भी खड़े हुए। उनके आसपास कुछ बुजुर्ग जाने के लिए खड़े हो गए। दूसरे मास्टर की शाखा के प्रमुख रोंग फैन और तीसरे मास्टर की शाखा के अमीर व्यापारी रोंग जिन सभी उठकर चले गए। लगभग 80% बुजुर्ग नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने छोटे परिवार में वापस चले गए। वहां बड़ी संख्या में युवा लोग थे, लगभग 20, जो बिल्कुल भी खड़े नहीं होना चाहते थे और कहते थे, मुझे पर्याप्त नहीं मिला। बातचीत करते हुए समूह रेस्तरां से बाहर चला गया। जब वे चले गए तो उन सभी ने झांग हान की ओर देखा। दरअसल उन बुजुर्गों को भी जी यान के बारे में उत्सुकता थी। आखिरकार वह एक बड़ी स्टार थी और छोटा बच्चा उसका और झांग हान का बच्चा लग रहा था, लेकिन उन्हें विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। लेकिन उन्होंने इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे वांग सिबेई को भड़का सकते थे। आखिरकार वह पितृसत्ता को मना सकती थी क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। इसलिए कोई भी झांग हान, झांग ली और जी यान का स्वागत करने नहीं गया। उस तरह के माहौल से मिंगमैन को भी अजीब महसूस हुआ। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, वह जानती थी कि उनके परिवार का स्वागत नहीं किया गया था। मिंगमैन ने झांग हान की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, पापा, वे हमें नापसंद करते हैं, है ना? झांग हान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने 2 सेकंड के लिए विचार किया। उसने शांति से वांग सिबेई की दिशा को देखा और फिर मिंगमैन की ओर देखा। नर्म भाव के साथ उसने उसके छोटे से सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, शायद पिताजी ने तुमसे कहा था कि सभी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मिंगमैन ने इसके बारे में सोचा और फिर थोड़ी शिकायत के साथ कहा, मुझे नहीं पता। वे हमें पसंद क्यों नहीं करते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, हमें उनके विचारों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके विचार बेकार हैं, झांग हान ने उत्तर दिया। झांग हान की अभिनय शैली लोगों की रक्षा करना और उनकी देखभाल करना था, न कि केवल एक अच्छा इंसान बनना। और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अच्छा इंसान है। इतने बड़े सांस्कृतिक संसार में किसी को भी अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता। हर किसी की अपनी अपनी परिभाषा थी कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। झांग हान के पास भी एक मानक था और वह मिंगमैन को चरण दर चरण अपने नियम सिखा रहा था। उन शब्दों को सुनने के बाद जियान ने अपने होंठ भींचे लेकिन कुछ नहीं कहा। मार्शल आर्ट की दुनिया से संपर्क करने के बाद शिक्षा पर जियान के विचार भी बदल गए थे। अरे वे जो भी करें, चलो बस व्यंजनों का आनंद लें, झांग ली ने खर्राटे के साथ कहा। हाँ, हमें वसंत महोत्सव के दौरान परेशानी क्यों पैदा करनी चाहिए? वांग हा ने प्रतिध्वनि की। हालांकि उनकी पहली शादी सही नहीं थी, वांग परिवार में रहने के बाद उन्हें लगा कि सभी लोग शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थे। वास्तव में मैं अभी उन्हें हान की पहचान बताना चाहता था, लेकिन उस समय वांग सिबेई का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। मैंने उसे सच बताना जरूरी नहीं समझा। जब मैं निर्देशक बनूंगा तो तथ्यों के साथ बात करूंगा। रोंग योंग ने अपना सिर हिलाया। क्या बात, बस ये कहो और उन्हें मौत तक डरा दो, रोंग शेंग ने अधिक व्यापक रूप से कहा। उन्हें किसी के रवैये की परवाह नहीं थी। ठीक है, रोंग जियाक्सिन ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कहना बंद करो। आइए व्यंजनों का आनंद लें और रात के खाने के बाद आतिशबाजी देखने जाएं। आतिशबाजी। मिंगमैन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उसे याद आया कि उसके जानाडू में आतिशबाजी बहुत बहुत सुंदर होती थी। रोंग शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बाद में हमारे घर में कुछ आतिशबाजी होगी।
पापा, माँ, मेरा पेट भर गया है। मिंग मैंग ने उन शब्दों को सुनने के बाद अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मिंग मैंग इतना कम कैसे खा सकती है? तुम्हें अब और अधिक खाना होगा क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो, जिया वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रात में ज्यादा नहीं खा सकता, मैं मोटी हो जाऊंगी, मिंग मैंग ने गंभीरता से कहा। मेज पर बैठे सभी लोग खुश थे। इतनी प्यारी लड़की के आने से माहौल हमेशा एक्टिव रहेगा। मिंग मैंग ने ज्यादा कुछ नहीं खाया, लेकिन वास्तव में उसका पेट भर गया था। यहाँ लगभग 20 व्यंजन थे और उसने प्रत्येक व्यंजन के साथ साथ कई पकौड़ियां भी खाईं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग हान ने अधिक खाया या कम, जियान ने रात में कम खाया। तीनों का परिवार खाने की मेज पर बैठा और दूसरों के साथ बातें करने लगा। प्यारी छोटी लड़की मिंग मैंग की संगति से क्षेत्र का माहौल जल्द ही शांत और सक्रिय हो गया। बाकियों की आंखें चमक उठीं। जाहिर तौर पर उनका इरादा वहां जाकर नवागंतुकों के बारे में पूछताछ करने का था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे एक तरफ बैठ गए और जियान को शराब पीते या फल खाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद झांग हान ने देखा कि सभी लोग लगभग समाप्त कर चुके थे। फिर उसने समय देखा और कहा, लगभग 11:30 बज चुके हैं। आइए बाहर जाकर देखें कि क्या कोई आतिशबाजी हो रही है। फिर हम थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में वापस जाएंगे। मिंग मैंग को नींद आ रही है। झांग हान मिंग मैंग पर ध्यान दे रहा था, जिसने तभी 2 बार जम्हाई ली थी। मिंग मैंग आमतौर पर शाम को लगभग 10 बजे और 11 बजे से पहले बिस्तर पर चली जाती थी। वह चकित और थकी हुई थी क्योंकि शाम के लगभग 11:30 बज रहे थे और वह सारा दिन खेलती रही थी। पापा की बातें सुनकर मिंग मैंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से जवाब दिया, अच्छा, आतिशबाजी शो शुरू क्यों नहीं हुआ? वहां मौजूद सभी लोग उससे खुश थे। अकस्मात, वाह, टकराना। आतिशबाजी की आवाज आई और उन्होंने रात के आकाश को रंगीन रोशनी से जगमगाते देखा। मिंग मैंग खुश हो गई, उसने झांग हान की ओर देखा। वाह, यहाँ हम चलते हैं। पापा, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो चलें और आतिशबाजी का आनंद लें। झांग हान ने मिंग मैंग के गुलाबी चेहरे को धीरे से छुआ, उसे अपनी बाहों में लेने के लिए खड़ा हुआ, फिर वह रेस्तरां के दरवाजे तक चला गया। माँ, जल्दी करो, मिंग मैंग ने जियान को चिल्लाया, जो उसका हैंडबैग पकड़ रही थी। मैं आ रहा हूँ। जियान ने जल्दी से अपना हैंडबैग उठाया और उनके पीछे चलने के लिए उठ गई। रोंग शिंग, रोंग योंग, झांग ली और जो फी भी खड़े हुए। नए साल का रात्रि भोज समाप्त हो गया और वे सभी आतिशबाजी देखने के लिए बाहर चले गए। इस दृश्य ने 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को थोड़ा चक्कर में डाल दिया। उनमें से कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुमने सुना कि उस प्यारी लड़की ने अभी क्या कहा? हाँ, वह उसे माँ कहती थी। धत्तेरी की खबर कितनी आश्चर्यजनक है। जियान की एक बेटी है, उसका एक पति है। यह आश्चर्यजनक है कि देवी के पति का संबंध हमारे परिवार से है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मुझे कोई निंदनीय रहस्य मिल गया है। वे बाहर हैं, हम जाकर क्यों नहीं देखते? चल दर, जल्दी करो। झांग हान और अन्य लोगों के रेस्तरां से बाहर चले जाने के बाद रेस्तरां में मौजूद युवा पुरुष और महिलाएं अचानक खड़े होने और एक के बाद एक दरवाजे की ओर भागने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने झांग हान का अनुसरण किया। वह रेस्तरां के सामने छोटे चौराहे की ओर चल रहा था। उस समय आकाश में आतिशबाजी की धूम मची हुई थी। मिंग मैंग ने उन्हें देखा और भ्रमित महसूस किया। यह अजीब बात है। क्या अजीब है? झांग हान ने पूछा। यहाँ आतिशबाजी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? वे मामा के लिए पापा या मिंग मैंग के लिए पापा जितने बड़े नहीं हैं। वे बहुत छोटे हैं, मिंग मैंग ने थपथपाते हुए कहा। ठीक है। झांग हान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने जियान के लिए लंबे समय से वे आतिशबाजियां तैयार की थी, जो बड़ी थी। उन्होंने पूरी न्यू मून खाड़ी को रोशन कर दिया था। यहाँ तक कि जुकेंग जिले के लोग भी उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। माउंट न्यू मून के ऊपर खिलने वाली वे आतिशबाजी भी जादुई आतिशबाजी थी और झांग हान ने पूरे आकाश को उनसे भरने के लिए कुछ जादुई कौशल का उपयोग किया। बेशक 2 आतिशबाजी शो रोन परिवार द्वारा तैयार की गई छोटे पैमाने की आतिशबाजी की तुलना में कई गुना अधिक सुंदर थे, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। वहां की आतिशबाजी रात के आकाश में अन्य स्थानों की आतिशबाजी के अनुरूप थी, जो नए साल के खुशनुमा माहौल का प्रतिपादन कर रही थी। कुछ मिनटों के बाद आतिशबाजी शो के अंत में चाचा चाची, एक 17 या 18 साल का मोटा लड़का दौड़कर उनके पास आया और मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। फिर उसने मिंग मैंग की ओर देखा और कहा, वह बहुत प्यारी है, मैं उससे अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा हूँ। बेशक, क्या आप जानते हैं कि उसे किसने जन्म दिया? रोंग हान लड़के से परिचित था, इसलिए उसने मजाक किया। अंकल, क्या ये बड़ा भाई चाची जियाली का बेटा है? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वह झांग हान है और आप उसे भाई कह सकते हैं। रोंग शिंग ने सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई झांग हान और बहन जी यान। वाह, आप दोनों अच्छे दिख रहे हैं और आपकी बेटी भी सुंदर है। कितना उत्तम परिवार है, उत्तम। लड़का सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया। वह मूर्ख और बोला लग रहा था, जिससे जियान और झांगली हंसने लगे। लड़के, क्या तुम्हें यहाँ कुछ करना है? रोंग शिंग से पूछा। हाँ हाँ अंकल, आप तो चतुर हैं। मुझे एक सीडी और एक फोटो चाहिए जिस पर बहन जी यान के हस्ताक्षर हों। और यह बेहतर होगा यदि वह मेरी टी शर्ट पर हस्ताक्षर कर सके। वैसे, क्या मैं उसके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? लड़के ने उनकी ओर आशा से देखा। मुझे भी यही चाहिए, उधर से एक कमजोर आवाज आई। वह 16 साल की लड़की थी, थोड़ी शर्मीली। मैं भी, खड़खड़ाहट। अचानक 1 दर्जन युवक युवतियों ने उन्हें घेर लिया। आप क्या कर रहे हो? तुम मेरी माँ को दूर नहीं ले जा सकते। मिंग मैंग थोड़ी उलझन में थी और उसने उन्हें मना करने के लिए अपना छोटा सा हाथ हिलाया। वे मुझे दूर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसने अपने सामने लोगों की ओर देखा और कहा, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। क्या कल ठीक रहेगा? मैं कुछ हस्ताक्षरित सीडी पहले से तैयार कर लूंगा। ठीक है, धन्यवाद बहन जी यान। गोल मटोल लड़का बहुत खुश था। युवाओं के समूह के आगमन से जियान और झांगली को काफी बेहतर महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि वे रोन परिवार की युवा पीढ़ी के बीच बहुत लोकप्रिय थे, हालांकि कुलपति और उनके अनुयायियों का रवैया थोड़ा घृणित था। अगले 2 मिनट के बाद झांग हान ने मिंग मैंग की ओर देखा और कहा, मेरी बेटी नींद में है, चलो कुछ देर सोने के लिए वापस चलते हैं। मिंग मैंग झांग हान की बाहों में बस गई, उसके कंधे पर झुक गई और बुदबुदाई, मैं पापा की कहानी सुनना चाहती हूँ। रोंग शिंग ने झांग हान और उसके परिवार को उनके निवास पर वापस भेजा। वहां स्थितियां इतनी संतोषजनक नहीं थी और झांग हान के 3 लोगों के परिवार के लिए एक भी विला नहीं था, इसलिए वे दूसरी मंजिल पर रहते थे, जबकि रोंग जियाक्सिन का परिवार नीचे रहता था।
मेंग मैंग कहानी सुनना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही उसे नींद आ गई। वापस शयन कक्ष में झांग हान ने धीरे से मेंग मैंग को अपने पास लिटाया, फिर उसने जियान को गले लगाया और सो गया। वह एक शांत रात थी। अगली सुबह तैयार होने के बाद उन्होंने रोंगशेंग के विला में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद रोंगशेंग ने झिझकते हुए कहा, 10 बजे बाद रोंग परिवार की वार्षिक बैठक शुरू होगी। हमारी शाखा में कुछ सदस्य हैं और कुछ ही लोग हमारा समर्थन करने आए थे। क्या आप हमारे साथ बैठक में भाग लेना चाहेंगे, अब जब आप इस वसंत महोत्सव में वापस आ गए हैं? रोंग योंग ने कहा, हमारी शाखा लंबे समय से समृद्ध नहीं हुई है। ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, वांग मिंग ने उत्तर दिया। वांग मिंग रोंग जियाक्सिन के रिश्तेदारों की मदद करने को तैयार थे। थोड़ी चर्चा के बाद उन्होंने वार्षिक बैठक में एक साथ भाग लेने का निर्णय लिया। एक बार सुबह के 9:50 बजे थे। जियान और जोफी ने बाहर जाने से पहले धूप का चश्मा लगाया। वहां निश्चित रूप से कई अजनबी होंगे और वे पहचाने जाना नहीं चाहते होंगे। इसके अलावा उन्होंने पीछे की पंक्ति में बैठने का फैसला किया था और अगर उन्हें पहचान भी लिया जाता तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ अमीर व्यवसाय और शक्तिशाली परिवार सुपरस्टार्स को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होंगे, यहां तक कि उनके मन में उनके प्रति पूर्वाग्रह भी था। रोंग परिवार का आवासीय क्षेत्र न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। रोंगशेंग की तरफ का विला दाहिनी ओर था। विला से बाहर सीमेंट सड़क के साथ केंद्र की ओर चलने के बाद उन्होंने रास्ते में कई फूलों की क्यारियां पार की। पुराने घर के सामने से दसियों मीटर की दूरी पर चीन गणराज्य के काल में बनाया गया एक विला था, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल और अपेक्षाकृत चौड़ा गेट था। गेट के दोनों ओर एक छोटा सा चौक था, जिस पर कई मेजें और कुर्सियां लगी हुई थीं। वे परिवार की बाकी युवा पीढ़ी और उनके सहयोगी बच्चों के लिए थे, साथ ही उन लोगों के लिए भी थे जो बाद में रोंग परिवार से मिलने आएंगे। उस समय वहां 20 से अधिक लोग समूह बनाकर बैठे बातें कर रहे थे। झांग हान और अन्य लोगों को आते देखने के बाद भीड़ ने उनकी ओर देखा, एक दयालु मुस्कान दिखाई और उन्हें नमस्कार किया। वहां कुछ लोग मित्रवत भाव वाले थे जिन्होंने अपना सिर हिलाया। वे वांग सिबेई के अनुयायी थे। झांग हान और उसके दोस्त हॉल में दाखिल हुए जबकि हर कोई उन्हें देख रहा था। अंदर दरवाजे के बीच में पंखे के आकार में अंदर की ओर फैले हुए छोटे सोफों की 5 पंक्तियां थीं। सबसे केंद्र की स्थिति में रोंग जेनेक्सिंग, वांग सिबेई, रोंग जेनमाओ और लगभग 7 अजनबी वहां बैठे थे। पीछे कई पद खाली थे। बाईं और दाईं ओर बैठे थे रोंग फैन, एक प्रमुख, रोंग जिन, एक धनी व्यापारी और उनके सभी करीबी दोस्त और अनुयायी। जाहिर है, सीटों को भी एक निश्चित ताकत स्तर के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। रोंगशेंग को इसकी आदत थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की पंक्ति में बैठने का बीड़ा उठाया। उनके आगमन से वांग सिबेई को असहजता महसूस हुई, क्योंकि उसे अभी भी याद है कि पिछली रात क्या हुआ था। रोंगशेंग के क्षेत्र के बगल में 5वें मास्टर की शाखा के परिवार के सदस्य थे, जिनकी ताकत 6ठे मास्टर की शाखा के समान थी, मुख्य स्तर पर नहीं। कुछ मिनट बाद जब सुबह के 10 बजे तो परिवार के अन्य सदस्य एक एक कर आ गए। मेंग मैंग इस सब को लेकर काफी उत्सुक थी। वार्षिक बैठक क्या है, उसे समझ नहीं आया, इसलिए वह जियान और झांग हान के साथ पीछे बैठ गई और उनसे फुसफुसाए, इस साल की वार्षिक बैठक शुरू होने का समय आ गया है। रोंग जानिक्सिंग ने अपनी घड़ी देखी और 10 बजे उन्होंने कहा, आइए पहले परिवार के भीतर एक सारांश बनाएं। फिर उसने वांग सिबेई की ओर देखा और अन्य लोगों ने उसका अनुसरण किया। वांग सिबेई ने एक दस्तावेज निकाला और उसे जोर से पढ़ा। मैं पिछले साल के प्रदर्शन से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले, जानिक्सिंग के नेतृत्व में परिवार समूह का समग्र प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है और शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के परिणामों की तुलना में 57% अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कल आपको जो लाभांश मिलेगा वह पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक होगा। उनकी बातों ने कई लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। परिवहन निदेशक के रूप में झेनमाओ ने एक वर्ष में अपने परिवार में 39 व्यक्तिगत कनेक्शन लाए हैं, जो एक अमूर्त और महत्वपूर्ण निवेश है। फिर रोंग फैन, एक प्रमुख के रूप में उसने परिवार के लिए बहुत सारे लाभ भी लाए। उनकी पहचान की मदद से हमने 7 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 5 सेना के साथ व्यापार हैं, जो उत्साहजनक है। रोंग जिनकी कंपनी बड़ी होती जा रही है। इसका शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 190% अधिक है और उन्होंने 400 मिलियन युआन के लाभ के साथ पारिवारिक व्यवसायों के लिए 19 सहयोग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो सभी के लिए स्पष्ट है। अलावा प्रमुख कर्मियों के अलावा वांग सिबेई द्वारा नामित बाकी सभी लोग गर्व से मुस्कुरा रहे थे। इससे पता चला कि उन्हें परिवार ने पहचान लिया है और वे भविष्य में बड़ी प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं। निस्संदेह, जब कोई खुश था तो कोई चिंतित था। वांग सिबेई के भाषण के अंत में 5वें मास्टर की शाखा के सभी 6 सदस्य थोड़े उदास थे। उनकी प्रशंसा नहीं की गई, इसलिए उन्हें लगा कि वार्षिक बैठक का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रशंसाओं की सूची की घोषणा करने के बाद वांग सिबेई ने अपना चेहरा बदल लिया और रोंगशेंग की ओर देखा। उन्होंने कहा, अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूं जो परिवार को पीछे खींच रहे हैं।